है। और इंडियन रुपीस में इंडियन रुपीज में करीब करीब 8.5 करोड़ की एक प्रॉपर्टी ओके है। अगर नहीं मिल रही है तो हैप्पी टू अप्लाई एट क्वेस्ट। बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपको कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए। राइट हमेशा से लगता है आपको कि बिजनेस करना चाहते थे। राइट Hey everyone, welcome to the episode 2 of Hustlers Cast. Today we have with us Mr. Alok Agrawal. He is the founder and director of Quest Global Technologies. He has been covered by Z News and Business Epoch magazine. His company Quest Global Technologies operates in countries like India, USA, UAE and Australia. और आज के इस पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे मल्टीपल टॉपिक्स, कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, अबाउट करंट जॉब मार्केट, अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड मच मोर। सो आइए स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। Hi everyone. Hi, sir. Thank you Butip for the introduction. थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। आप क्या डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आए या फिर आपने पहले जॉब करी, या कैसी आपकी जर्नी रही? हाँ, तो I started with HSBC Global Technologies. I was working in Pune. HSBC के लिए मैं काम कर रहा था as a software engineer. Then I was working for them in the UK. और UK में भी काम करने के बाद में I was working for a French consulting company. And then I started this entrepreneurship journey in 2013 with Quest Global Technologies. ओके, एंड कैसी रही आपकी जर्नी, मतलब क्या क्या फेजेस आपकी जर्नी I'll के रहे? say कि मतलब जैसे अप एंड डाउन होता है, साइन वेव चलती है, एग्जैक्टली वही रहा। स्टार्टिंग में जॉब किया, जॉब वाज गोइंग वेरी नाइस। देन डिसाइडेड कि एंटरप्रेन्योरशिप में आना है। आई विल आल्सो टेल यू कि जैसे जब स्टार्टिंग में जॉब किया तो घर वाले वर लाइक कि जॉब में क्यों जा रहे हो, तो बीइंग अ बनियों का हमेशा रहता है कि तुम्हें खुद का बिजनेस करना है। राइट तो घर वालों का भी ऐसा था, या तो पापा यूज्ड टू हैव अ फैक्ट्री, तो या तो फैक्ट्री स्टार्ट अपना ज्वाइन कर लो या फिर अपना खुद का अलग बिजनेस स्टार्ट करो। देन आई हैड टू कन्विंस देम कि नहीं, मुझे जॉब करना है। देन फिर जॉब करते करते मतलब पहले से ये डिसाइडेड था कि आई विल कम इनटू बिजनेस इन सम टाइम। तो उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड बिजनेस तो घर वालों का ऐसा था कि नहीं, तुम्हें बिजनेस में क्यों आना है जब जॉब इतनी अच्छी चल रही है, यू आर ट्रैवलिंग ओवरसीज और वहीं पे काम कर रहे हो। तो बट देन आई डिसाइडेड कि हैव टू मूव टू बिजनेस। देन आई स्टार्टेड बिजनेस में भी स्टार्टिंग पीरियड, एंड आपकी ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में बिजनेस में, हर बिजनेस में बहुत ज्यादा चांसेस होती है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़े। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। 10 में से 9 बिजनेस इंडिया में फेल कर जाते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि एंटरप्रेन्योर पेशेंस नहीं दिखाता है। राइट तो वही हम लोगों का भी था। मैंने और मेरे दो में मेरा दोस्त और पार्टनर है, हमने व्हेन वी स्टार्टेड तो स्टार्टिंग में हमने हमारी सारी अर्निंग्स उसके अंदर लगा दी थी। और स्टार्टिंग के 2 साल में ऐसी हालत थी कि पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि छोड़ के वापस जॉब में चले जाए या क्या करें। देन वी टुक अ स्टेप कि नहीं, इसी के अंदर थोड़ी और मेहनत करते हैं। फिर धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी। तो स्टार्टिंग के 5 साल आर वेरी क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस। और वो 5 साल के बाद धीरे धीरे कंपनी ने पेस पकड़ा। वी हैड दिस माइंडसेट कि हमें 10x रेवेन्यू ग्रो करना है एवरी 3 years। ओके एंड थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पिछले 6-7 साल से हम वो अचीव कर पा रहे हैं। राइट और ब्लॉकचेन में वी वेंचर्ड इनटू ब्लॉकचेन इन 2016 which was a new field at that point in time. So we had this vision of growing the company 10x every 3 years. अभी उसी उसमें we started into new technology blockchain 2016। 2016 में इन इंदौर itself। ओके अभी उस टाइम पे इंदौर में तो क्या, इंडिया में भी बहुत कम लोगों ने ब्लॉकचेन का नाम सुना था। ग्लोबली बहुत कम कंपनीज हुआ करती थी जिनको ब्लॉकचेन पता था। तो दैट गेव अस अर्ली मूवर एडवांटेज। दैट वाज अ बिग रिस्क एज वेल, क्योंकि ब्लॉकचेन के रिसोर्सेज मिलना बहुत मुश्किल था। डेफिनेटली किसी को भी नहीं पता था ब्लॉकचेन क्या होता है। तो बीइंग एन इंजीनियर आई माइसेल्फ स्टडीड ब्लॉकचेन। फिर उसके बाद सबसे पहले सॉलिडिटी पे कोड किया। फिर अलग अलग लैंग्वेजेस पे कोड करके देखा कि ब्लॉकचेन कैसे बनती है। एंड देन वंस आई गॉट गुड ग्रास्प ऑफ दैट, फिर मैंने अपनी टीम को ट्रेन किया और उसके बाद ब्लॉकचेन में करना चालू किया। और अर्ली मूवर एडवांटेज के कारण, जैसा आपने मेंशन किया, काफी अवार्ड जीते। बिजनेस एशिया पैसिफिक मैगजीन ने कवर किया, काफी और मैगजीन्स ने हमको कवर किया टॉप ब्लॉकचेन प्रोवाइडर्स में। तो दैट हैज बीन लास्ट सम गुड जर्नी सो फार। अमेजिंग। सर, ऐसा कि आपने कहा कि आपके जो फादर का एक ऑलरेडी फैक्ट्री थी, हाँ, तो आपने फादर की फैक्ट्री को ज्वाइन ना करके आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का क्यों सोचा? क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं वो अपने फादर के बिजनेस को ग्रो एक्सपैंड करना चाहते हैं, बट यू चोज द एंटायरली डिफरेंट फील्ड। ट्रू। व्हाई सो? तो
उनकी जो फैक्ट्री थी वो सोया लेसिथिन में थी ओके, और मेरा कभी इंटरेस्ट वो आप प्रोडक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सोया लेसिथिन क्या हाँ सोया लेसिथिन एक केमिकल होता है है? जो बिस्किट्स में ऑयल पेंट्स में ओके, आइसक्रीम्स में और कहीं जगह पे एज एन इमल्सिफायर क्या काम करता डालडा जिसको है नहीं डालडा अच्छा नहीं अच्छा डालडा अलग कंपोनेंट है ये एक इमल्सिफायर होता है ओके मतलब इन सबको गाढ़ा करने के लिए यूज होता है आइसक्रीम को चॉकलेट्स को ओके तो वो मेरा कभी उस प्रोडक्शन लाइन में इंटरेस्ट नहीं था कि हाँ। मजदूरों से डील करो मजदूरों से काम कराओ राइट, दैट इज अ टफ जॉब इन इटसेल्फ कॉर्पोरेट मजदूर से काम करना नहीं जैसे आप है हम एजुकेटेड लोग हैं तो डेफिनेटली शायद हाँ, वो मुझे वही अच्छा लगता है कि अपने लेवल के और एजुकेटेड लोगों को कैसे जिनको अपन कर विजन समझ में जिनको आता विजन समझ में राइट आता हो तो वो एक माइंडसेट था तो इसीलिए कभी मन नहीं था कि वो कंपनी को उस फैक्ट्री को ज्वाइन करे तो दैट इज द ओनली थिंग तो क्या आप अभी उसको रन कर रहे हैं या फिर आपके नहीं नहीं अच्छा फादर की फादर ने उसको सेल कर दिया है अभी ओह नाइस मतलब बिकॉज ऑफ हिज एज इज वेल तो अब उन्होंने उसको सेल कर दिया है राइट तो और पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दिया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पैसा तो जितना है वो सारा मैंने इन्वेस्ट किया है ओह सो यू हैव 100% इक्विटी नहीं नहीं ओके इक्विटी अभी 2 मिल है मेरे एक और पार्टनर उनकी है ओके मोहित है एक और पार्टनर और हम लोग के जो स्टार्टिंग में एंजल इन्वेस्टर्स थे उनके भी पार्ट ऑफ इक्विटी अभी भी है ओके सो आई वुड लाइक टू आस्क द फॉलो अप क्वेश्चन कि बहुत सारे जब स्टार्टअप्स चालू होते हैं तो उनके पास फंड्स नहीं होते हाँ तो दे इवेंचुअली वांट पीपल जो कि उनके लिए फ्री में काम कर सके करेक्ट या फिर इवेंचुअली अगर वो चाहें तो उनको बाद में इक्विटी दे सकते हैं हाँ लाइक लेट्स से वी हैव आई हैव अ फ्रेंड हु नोज एआई एंड हाँ आई नो ब्लॉकचेन सो हाँ वी कैन वर्क टुगेदर एंड फिगर आउट समथिंग तो कैसे मैं उस फ्रेंड को कन्विंस करूं कि भाई मेरे साथ आ जा अपन लेट्स बिल्ड समथिंग बिग एंड देन और किस तरीके से किस एस्पेक्ट्स के ऊपर और किन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर आपको अपनी इक्विटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए वेरी गुड क्वेश्चन आप सबसे पहले देखो उसका विजन है कि नहीं एंटरप्रेन्योरशिप Okay. का क्या वो केवल आपके बोलने से आ रहा है और हाँ हाँ बोल दिया है पर वो ज्यादा उस पर काम नहीं करना चाहेगा या फिर आपके कुछ ऐसे पुराने दोस्त हैं जो आप हमेशा से लगता है आपको कि बिजनेस करना चाहते थे राइट वही टॉप बंदे होंगे क्योंकि जो जिसका माइंडसेट है कि बिजनेस नहीं उसको तो मंथली सैलरी चाहिए इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर हिम टू ज्वाइन अ बिजनेस जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो हमारे जो एंजल इन्वेस्टर थे उन्होंने सबसे पहली बात यही बोली थी कि जो सैलरीड बंदा है उसका माइंडसेट है कि मंथ के एंड में सैलरी आना चाहिए राइट और इसीलिए जो सारे पढ़े लिखे लोग हैं वो जॉब में जा रहे हैं और जो अनपढ़ है वो बिजनेस कर रहा है उसके नीचे ऐसे हजारों पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले देखो उसका माइंडसेट है कि नहीं कि वो अपनी मंथली सैलरी को त्याग कर सकता है कि नहीं Okay. और वो भी 2 साल 3 साल तक अगर उसके अंदर इतनी डेयरिंग है कि वो कर सकता है विजन है इंटेलिजेंट है तो आई बिलीव उसको फिर बिजनेस ही करना चाहिए और आपको ऐसे बंदे को अपने साथ जोड़ लेना चाहिए बट इनिशियल डेज में तो सब हाँ बोलते थे भाई कर लेंगे Correct. इनिशियल डेज में एंथुसियाज्म भी दिखाते हैं हाँ क्योंकि उनको लगता है कि मे बी 1-2 महीने बाद फंडिंग आ जाएगी कुछ कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बिल्ड कर लेकिन जब प्रोडक्ट बिल्ड नहीं हो पाता है हाँ ऑन टाइम और जब डेडलाइंस एक्सटेंड होती जाती हैं चीजें नहीं हो पाती हैं वर्क हाँ तो फिर मोस्ट ऑफ दी जो आपके फ्रेंड्स होते हैं जो भी टीममेट्स होते हैं वो छोड़ना चालू कर देते हैं करेक्ट एंड इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स करेक्ट तो उस चीज को अपन कैसे हैंडल कर सकते हैं क्योंकि वी एज अ फाउंडर वी नीड टू सस्टेन दैट करेक्ट बट अपन उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं एग्रीड तो हाउ वी कैन मैनेज आप लोगों को सबसे पहले स्टार्टअप फाउंडर्स को मेरी एडवाइस है कि आपको सिस्टमेटिक होना पड़ेगा यू क्रिएट सबसे पहले जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट प्लान कि आपको किस किस ड्यूरेशन में क्या क्या करना है राइट अगले 6 महीने में क्या चीजें हो जाने चाहिए एग्जाम्पल कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए अकाउंट्स खुल जाने चाहिए आपकी वेबसाइट बन जाना चाहिए ऐप बन जाना चाहिए अगर आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि आप कुछ छोटे से मार्केट को हिट करके देखना चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल है कि नहीं तो वो आपका फर्स्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स में हो जाना चाहिए और कुछ कस्टमर्स आ जाना चाहिए चाहे वो फ्री हो या पेइंग कस्टमर्स हो अगर इतना चीजें आपकी हो गई है प्लस आपको हर एक के लिए टाइमलाइंस रख लेना चाहिए फर्स्ट मंथ में मेरी वेबसाइट बन जाएगी अगले महीने में मेरा ऐप बन जाएगा फोर्थ मंथ में मेरा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बन जाएगा पीओसी जिसको हम बोलते हैं फिफ्थ मंथ तक मेरे फ्री कस्टमर्स आने चालू कर जाएंगे राइट और अगर वो ट्रैक पे हैं तो फाउंडर्स भी अपना मोटिवेशन नहीं खोएंगे और वो छोड़ के नहीं जाएंगे और फिर भी अगर किसी का बड़ा विजन नहीं है उस चीज के ऊपर तो हो सकता है वो चले जाए और अच्छा है कि वो स्टार्टिंग में ही चले जाए राइट रादर देन कि वो बाद में जाए तो ये माइंडसेट से आई थिंक इट वुड बी अ वेरी गुड सक्सेस स्टोरी इफ यू डू दिस राइट ऑल्सो अब बहुत सी बार ऐसा आता है कि कंपनी बहुत आगे बढ़ चुकी है हाँ लेकिन चीजें मैच नहीं हो पाती फाउंडर के साथ आपकी माइंडसेट मैच नहीं होता इनिशियली आपका विजन अलाइन हो रहा था हाँ लेकिन जब पैसे आए अपने पास
तो नहीं भाई मैं ज्यादा लूंगा, मैं हम्म ज्यादा लूंगा। तो उस चीज को अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इनिशियली लोगों को रियलाइज नहीं होता, हम्म बट इवेंचुअली जब इक्विटी का बात आती है, जब आपको दिखता है कि हाँ पैसे आ रहे हैं, हाँ तब चीजें और व्यवहार सारी चीजें बिगड़ जाती है। हम्म एक बुक मैंने पढ़ी थी और बहुत ही वो इम्पोर्टेंट बुक थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि आपके फाउंडर्स ऐसे होने चाहिए जिन पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर पाओ, कि राइट। जिनको आप अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स भी दे दो तब भी उनकी नीयत खराब नहीं हो। हम्म। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स, कि आप जनरली ऐसे फाउंडर्स देखने की कोशिश करो जो कि बहुत ही ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो। अगर आपको ऐसे मिल पाते हैं तो डू योर मैरिज, योर एंटरप्रेन्योरशिप मैरिज विद देम राइट। ओनली। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये भी इट्स काइंड ऑफ अ मैरिज, प्रोफेशनल मैरिज है आपकी आपके फाउंडर्स के साथ। डेफिनेटली। तो वही देखो कि जो चीट नहीं हो, ईमानदार हो, जिन पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर पाओ, ऐसे ही लोगों को अपने पार्टनर बनाओ बट अगर फिर जनरली। भी हो जाए तो हम्म फिर उसको कैसे डील कर सकते हैं हम? फिर आपको बैठ के बाकी दो तीन लोगों को बैठ के उससे बात करनी पड़ेगी कि जो हम अभी ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली जो एग्रीमेंट था आपका, उसमें आप लोगों ने ये बात की थी कि ये चीज मैं संभालूंगा, मतलब लेट्स से तीन चीजें थी तो उसमें से एक आप संभालोगे, एक आपका फाउंडर संभालेगा, एक आपका दूसरा फाउंडर टू संभालेगा। राइट। देन बोथ ऑफ यू स्टार्टेड रियलाइजिंग कि वो जो फाउंडर थ्री है वो काम नहीं कर रहा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों को लेनी पड़ रही है। देन यू कैन हैव अ टॉक विथ हिम, उसको बोल सकते हो कि आप ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हो ना। यू कैन गिव हिम वन वार्निंग, टू वार्निंग, थ्री वार्निंग। इफ ही स्टिल डज नॉट अंडरस्टैंड तो फिर आप उससे बात कर सकते हो कि इक्विटी आपकी हम लेंगे, या ऑन दोज लाइंस। राइट। ऑल्सो जैसा कि आपने कहा कि कंपनी को रजिस्टर कर लेना चाहिए, करेक्ट लेकिन इनिशियल कॉलेज डेज में आपको जैसे लेट से 8,000 रुपए आपको एक ट्रेडमार्क लेने के लगते हैं या जीएसटी करेक्ट वगैरह नंबर, लेकिन उतने पैसे वगैरह किसी के पास नहीं है। करेक्ट। तो आपके अकॉर्डिंग किस स्टेज पर जाके, जब उसको रियलाइज हो जाए कि हाँ भाई ठीक है इट्स वर्थ इट, तो किस स्टेज पर जाकर उसको रजिस्टर कर लेना चाहिए, या फिर कब तक वो बिना रजिस्टर करे चला सकता है जब कंपनी? जब तक आपके पैसे आना चालू नहीं करें तब तक आपको रजिस्टर, मतलब मेरे हिसाब से नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। पर आपके पार्टनरशिप जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक एमओयू आप लोगों को बना लेना चाहिए। बट एमओयू मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट जिसमें आप लोग अपने रोल्स डिफाइन कर लो और अपनी इक्विटी डिफाइन कर लो। आप जाके कंपनी बाद में भी रजिस्टर कर सकते हो, पर जैसे ही पैसे आ जाए, पैसे आने लगे, तब आप कंपनी रजिस्टर करना चालू करो। बट बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि एमओयू का कोई लीगल केस नहीं कर सकता हाँ, उसके बेसिस पे। एमओयू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये आप ओके। तीनों पार्टनर्स के सिर्फ बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग है, ताकि ओके। रोल क्लैरिटी रहे, आप लोगों को पता रहे कि आप क्या करने वाले हो। हम्म। और ज्यादातर डिसीजंस जब आप एज अ पार्टनर करते हो तो लीगल तो बहुत बाद में आता है। हाँ। सबसे पहले कि म्यूचुअल हाँ, अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक है कि नहीं, मॉरल ठीक है कि राइट। तो अगर अब इस स्टेज पर आकर किसी को फंडिंग रेज करनी हो, नहीं। हाँ, तो इंदौर में तो आई डोंट थिंक सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे। ऑनलाइन अपन कैसे अप्रोच कर सकते हैं वाया लिंक्डइन और मे बी एनी अदर प्लेटफॉर्म्स? ऑनलाइन अच्छा क्वेश्चन है। क्राउड फंडिंग की भी बहुत सारी वेबसाइट है। ओके। तो क्राउड फंडिंग पे आप अपना बिजनेस आइडिया डाल सकते हो और उसके बाद में अपने बिजनेस आइडिया की क्राउड फंडिंग ले सकते हो। ओके। जनरली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अगर आपका बन गया है तो फिर आपको बहुत इजी हो जाएगा फंडिंग लेने के लिए। ओके। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है वेंचर स्टूडियो। वेंचर तो स्टूडियो। वेंचर स्टूडियो में आप अपना जो आइडिया है उसको प्रेजेंट कर सकते हो। इफ दे लाइक द आइडिया तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए भी कॉस्टिंग वो देते हैं, मार्केटिंग के लिए भी वो आपको हेल्प करते हैं, और बाकी सारी चीजों के लिए आपको हैंड होल्डिंग करते हैं। और ये कौन लोग हैं जो वेंचर स्टूडियो बना रहे हैं? वेंचर स्टूडियो यूएस में भी कुछ कंपनीज हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारे वेंचर स्टूडियो आजकल इंडिया में भी खुल गए हैं। ओके। क्वेस्ट इज ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च अ वेंचर स्टूडियो जिसके अंदर हम हम अच्छे आइडियाज को फंड करेंगे, डेवलपमेंट में, मार्केटिंग में हेल्प करेंगे। राइट। तो बेसिकली अगर एक बार किसी इंसान को फंड मिल गया, हाँ, देन उसको फिर किस तरीके से एलोकेट करना चाहिए, क्योंकि फंड्स तो आपके पास आ गए, लेकिन करेक्ट। देन यू बिलीव कि यार आप पैसे आ गए तो एक मर्सिडीज खरीद लेते हैं, नहीं। क्योंकि सबसे पहले वही चीज आती है दिमाग में जब पैसा आता है। लेट्स से अगर किसी इंसान का माइंडसेट है, किसी एंटरप्रेन्योर का, कि ठीक है आई वांट टू बिल्ड समथिंग फॉर सोसाइटी, हाँ, देन दे विल इवेंचुअली स्पेंड मनी फॉर द कंपनी और मे बी। बट अगर किसी इंसान का ऐसा है कि क्विक मनी आ गया, जल्दी से फंडिंग मिल गई, तो व्हाट दे डू इज कि महंगे कपड़े खरीद लेंगे, कार खरीद लेंगे, शो ऑफ करना चालू कर देंगे। तो उस चीज को अपन कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और किस तरीके से अपन को अपने फंड्स अलोकेट करने चाहिए? देखिए, आपका जो इन्वेस्टर है वो भी बेवकूफ नहीं है, वो भी बहुत पॉलिश बंदा है। राइट। तो जब जैसे ही आप अपने इन्वेस्टर के पास जाएंगे वो पूछेगा कि ये फंड्स का आप क्या करने वाले हैं, ओके। देन यू हैव टू कन्विंस हिम कि हम इतना फंड ऑपरेशंस में डालेंगे, इतना मार्केटिंग में डालेंगे, इतना डेवलपमेंट में डालेंगे। अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करते हो तो आपका सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग शायद आपका इन्वेस्टर नहीं देगा।
तो यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल, जो जो आपने बोला है आपको वहीं पे खर्च करना पड़ेगा। अगर एज फाउंडर्स एक्सटर्नल फंडिंग से नहीं, आपने बिजनेस से पैसा कमाया है, तो फिर ये जो 2-3 फाउंडर्स हैं, सबका इंटरनल डिसीजन रहेगा कि उसमें से कितना फंड कहाँ पे एलोकेट होना चाहिए। ओके एंड देन यू हैव टू टेक दिस फॉरवर्ड। आई विल रेकमेंड फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि स्टार्टिंग के 4 साल 5 साल तो आपको जितना पैसा है वो अपने ग्रोथ के लिए फ्यूल करना चाहिए। ओके एंड जैसे मल्टीपल सीएक्सओज होते हैं, हाँ, तो मल्टीपल सीएक्सओज का कितना रोल होता है और आपको किस बेसिस पर उन सीएक्सओज को सिलेक्ट करना चाहिए? क्या जो लोग आपके को फाउंडर्स हैं उनकी बीच में से आपको सीएक्सओ सिलेक्ट करने चाहिए, या फिर कोई बाहर से किसी इंसान को हायर करके आप वो कर सकते हैं? इनिशियली तो आई रेकमेंड कि जो आपके इंटरनल को फाउंडर्स हैं, आप उन्हें ही सीएक्सओ रखो, क्योंकि आप लोगों का ही विजन है जो आपने कंपनी स्टार्ट की है। आप एक्सटर्नल बंदा रखोगे तो ही इज अ पेड एम्प्लॉई, राइट। उसका विजन कितना मैच करता है वो वी आर नॉट श्योर। कितनी सैलरी आप उसकी अफोर्ड कर पाते हो एक एक्सटर्नल सीएक्सओ की, 6 महीने के बाद वो परफॉर्म नहीं करता है लेट से, और उसकी सैलरी वेस्ट हो जाती है, तो आई डोंट नो कि आपके पास कितने फंड्स हैं इस टाइप को बर्न करने के लिए। तो इफ यू आर अ स्टार्टअप फाउंडर विथ लिमिटेड फंड्स, आई विल रेकमेंड कि आप जो तीनों चारों पांचों जितने भी फाउंडर्स हैं, आप रोल्स डिवाइड कर लो। जैसे ऑपरेशंस एक मैनेज करेगा, एचआर एक मैनेज करेगा, टेक एक मैनेज करेगा, फाइनेंस एक मैनेज करेगा, और ऐसे इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके अभी इंस्टाग्राम पर काफी एक चीज ट्रेंड होती है बीच बीच में कि माय फ्रेंड सर्कल वुड लुक लाइक, एक कोई इंसान पॉलिटिशियन होगा, हाँ, एक कोई गैमलर होगा, एक हाँ, कोई स्टॉक मार्केट में होगा। हाँ। तो जब हम स्टार्टअप चालू कर रहे हैं तो ऐसे कौन से 5 लोग हैं जिनको हमें स्टार्टिंग में ढूंढना चाहिए और हमारे साथ रखना चाहिए? देखिए, अब मैं क्वेस्ट की जर्नी बताता हूँ। तो वी स्टार्टेड फर्स्ट एज एन एजुकेशन कंपनी, ओके जिसमें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। उसके बाद में हमने वो जितना हमने सोचा था उस लेवल पे नहीं स्केल अप हो पा रहा था, इसीलिए वी मूव्ड इनटू कंसल्टेंसी, देन वी मूव्ड इनटू टेक। ओके तो अब हम लोगों के लिए 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो सबसे पहले फाइनेंसेस कोई मैनेज करे, राइट। क्योंकि वी हैड एंजल इन्वेस्टर इन प्लेस, और उसके अलावा भी अगर नहीं भी होता है तो आपको फाइनेंस एक मैनेज करने के लिए कि कितनी सैलरी जा रही है, कितने फंड जा रहे हैं, वो देखने के लिए एक बंदा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टेक इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो टेक का एक बंदा होना जरूरी है, तो विच इज कॉल्ड एज सीटीओ। एक ऑपरेशंस का बंदा होना जरूरी है। ये 3 बंदे होने आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और चौथा मार्केटिंग का बंदा, मार्केटिंग। जो मार्केटिंग आपकी हैंडल करता है। तो दीज 4 people I must say are very very important and crucial for any startup. एंड आई डोंट बिलीव सो कि सीए को इतनी जल्दी कुछ नीड होगी। सीए एक्चुअली स्टार्टिंग में आप सीए एज अ आउटसोर्स सर्विस आउटसोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें सीए जनरली आपको बस रिटर्न्स वगैरह फाइल करने में हेल्प करेगा। ओके एंड जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आईटी, हाँ, तो क्या यहाँ पर भी पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस की मदद लगती है आपको एक कंपनी को ग्रो करने में, या कुछ ऐसा कुछ? मतलब ऐसे डायरेक्टली तो आपको बहुत ज्यादा मदद नहीं लगती है। फिर ये डिपेंड करता है कि आप बिजनेस कहाँ से ले रहे हैं। मे बी गवर्नमेंट सेक्टर से ले रहे हो तो शायद। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर से ले रहे हो तो शायद आपको मदद लगे, पर मोस्टली जितनी आईटी कंपनीज हैं इंदौर में, 70-80% कंपनीज यूएस से ही बिजनेस लेती है। ओके यूएस और ओवरसीज से लेती है। इफ यू टॉक अबाउट क्वेस्ट में भी 70-80% बिजनेस हम लोग का यूएस से आता है, रिमेनिंग मिडिल ईस्ट से आता है, एंड लेस देन 5-10% ऑफ द बिजनेस इट कम्स फ्रॉम इंडिया। तो फिर इसीलिए हमें भी लोकल बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, पर हाँ, यूएस मार्केट को कैप्चर करके आना चाहिए। तो जैसा कि आपने कहा कि यूएस मार्केट से मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स आते हैं, तो मे बी दे आर बिल्डिंग मोर प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू इंडिया। दैट्स ट्रू। एंड व्हाई सो, लाइक ये डिफरेंस क्यों है इतना देखिए, mindset में? 2 मेजर डिफरेंस है। एक तो इंडिया इज अ टेक नेशन, तो इंडिया में टेक्निकल जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्ट्रांग है। सेकंड, आई विल सजेस्ट कॉस्ट का भी डिफरेंस है। अगर ब्लॉकचेन इंजीनियर की जनरली बात करें तो यूएस में एक ब्लॉकचेन इंजीनियर अगर आपको लोकली रखना है तो टिपिकल पे आउट्स आर $100 पर आवर, विच इज $16,000 आपको मंथली स्पेंड करने पड़ेंगे लोकल ब्लॉकचेन डेवलपर रखने के लिए, अगर हम 160 आवर्स पर मंथ के इफ बिल यू आर बनाएं हायरिंग इन तो। यूएस। हाँ, ओके और अगर आप इंडियन रिसोर्स ले लेते हैं तो ये आपको $3,200 पर मंथ में टिपिकली मिल जाएगा। तो फिर इसीलिए यूएस कंपनीज भी कोशिश करती है फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस वो इंडिया के डेवलपर्स रख ले। सेकंड चीज ये होती है कि टाइम जोन का भी एक डिफरेंस है, तो वो भी हमें कभी कभी हेल्प करता है। यूएस वाले एंटरप्रेन्योर्स अपना दिन खत्म करने के बाद जो उनके दिमाग में आइडियाज रहते हैं, अगर वो साइड वर्क कर रहे हैं तो वो सारे इंडियन कंपनीज को बता देते हैं कि हमें ये चीज प्रोडक्ट बनाना है। ओके एंड देन दिन में जब आप लोग उनको काम करके देते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग देयर वर्क दे आर एबल टू हैव अ लुक
तो ये एक बहुत एडवांटेज आ जाता है हमें। तो इसीलिए थर्ड एक और चीज है जो बहुत हेल्पफुल है कि यूएस में फंडिंग किसी भी आइडिया के लिए बहुत इजीली मिल जाती है एज कम्पेयर टू इंडिया। राइट। तो वो इन लोग को एक एडवांटेज होता है, दैट्स वेयर दे आर एबल टू पार्क देयर फंड्स और फिर उसको इन्वेस्टमेंट टेक में वो करवा पाते हैं, जो मुझे लगता है अभी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स शायद कम करा पाते हैं। राइट। तो बेसिकली मैं आपसे प्रोसेस जानना चाहूंगा कि जब भी आप एक क्लाइंट ऑनबोर्ड करते हो, हाँ, तो वो क्लाइंट कैसे अप्रोच किया जाता है, या फिर क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन अगर आपके पास रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो आप कैसे उसको कवर अप करते हो टू शो कि वी ऑलरेडी हैव दीस रिक्वायरमेंट्स, एंड देन फिर बैक एंड पे आप उसको डेफिनेटली कवर कर लेते हैं कहीं ना कहीं। करेक्ट। तो ये कैसे पूरा किया जाता है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनीज इन इंडिया, करेक्ट, एंड बहुत सी ऐसी कंपनीज जिनके पास सेल्स पैनल नहीं है, एक करेक्ट, तो प्रोजेक्ट्स पे बैठे हैं, नहीं आते प्रोजेक्ट, मोटिवेशन डाउन जाता है एंड दे शट डाउन द कंपनी। ट्रू। तो ये कैसे एक कंटिन्यूअस सेल्स पैनल अपन बना सकते हैं कि अपन को रेगुलर क्लाइंट्स आते रहें एंड वी कैन जनरेट द रेवेन्यू। तो गुड क्वेश्चन अगेन। इसमें पूरी एक टीम इन्वॉल्व होती है। ओके। देयर इज वन प्री सेल्स टीम, ओके। एक लीड जनरेशन टीम होती है। लीड जनरेशन टीम लीड्स आइडेंटिफाई करके देती है कि ये प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को आप पिच कर सकते हैं। ओके। उसके बाद में वो उससे अपॉइंटमेंट बुक करवा के देती है। वंस द अपॉइंटमेंट इज बुक, तो प्री सेल्स टीम होती है, वो उसके लिए पूरा एक प्रोसेस बना के देती है। मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा तो आपकी आपको समझ में आए। थर्ड, फिर जब वो प्री सेल्स टीम उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह दे देती है, अगर क्लाइंट को समझ में आता है, उसको लगता है कि हाँ ये सोल्यूशन उसके लिए हेल्पफुल रहेगा, देन ही गोज फॉर मीटिंग। 1 और 2 मीटिंग्स के बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है एज अ क्लाइंट। और फिर उसके बाद में प्रोडक्ट के ऊपर डेवलपमेंट चालू होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है रियल वर्ल्ड एसेट का, राइट, दुबई में। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक बड़ी प्रॉपर्टी है, ओके, तो बड़ी प्रॉपर्टी जनरली बहुत सारे लोग नहीं इन्वेस्ट कर सकते। राइट। एग्जाम्पल जैसे डेमैक, अगर ग्रुप का नाम सुना होगा आपने, दुबई का एक वन ऑफ द लीडिंग ग्रुप है। तो डेमैक है, डेमैक की एक प्रॉपर्टी टिपिकली $3 मिलियन दिरहम्स की है। डॉलर में बात करें तो टिपिकली $1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, और इंडियन रुपीज में करीब करीब 8.5 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है। तो नॉर्मल रिटेल I don't think 8.5 crore is a big thing for even Indian to buy. बट स्टिल अगर $1 मिलियन 8.5 करोड़ में आपको जो बायर्स हैं वो कंपैरेटिवली कम मिलेंगे एज कंपेयर टू 8.5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते। तो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है रियल वर्ल्ड एसेट का टोकनाइजेशन। इसमें एक प्रॉपर्टी 8.5 करोड़ की आप अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर देते हो, इन द फॉर्म ऑफ NFTs, और वो जो प्रॉपर्टी का पार्ट है वो अलग अलग इन्वेस्टर खरीद लेते हैं। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो जस्ट लाइक स्टॉक्स। ओके। हाँ, तो अब अगर आप लीड जनरेशन टीम में हो, तो आपको क्या करना है लीड जनरेशन टीम को, कि सारे जितने डेवलपर्स हैं डमाक जैसे, उनसे अप्रोच करना है। उनको बताना है कि डमाक इस टाइप का एक RWA का कॉन्सेप्ट लेके आ गया है, उसने अपनी एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है प्रिप्को, ऑलरेडी वो लेके आ गया है, तो आपको भी अपना कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए। देन लीड जनरेशन में जितने लोग हैं वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, लेट्स से उसने 100 डेवलपर्स को रीच किया, उसमें से 5 लोगों ने बोला कि वी आर इंटरेस्टेड, तो उनकी मीटिंग अब प्री सेल्स टीम के साथ होगी। प्री सेल्स टीम उनको डॉक्यूमेंटेशन दिखाएगी, डॉक्यूमेंट देखने के बाद अगर वो कन्विंस होंगे तो फिर वो सेल्स में कन्वर्ट होगा। ओके। तो दैट इज हाउ द प्रोसेस। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, उसकी बेसिस पे आप लीड जनरेशन कराओ, कस्टमर प्रोफाइलिंग करा लो कि कौन सा कस्टमर आपके लिए आइडियल है, उसकी बेसिस पे लीड जनरेशन टीम लीड जनरेट करेगी। लीड जनरेट करने के बाद में फिर प्री सेल्स टीम के साथ मीटिंग होगी, देन फाइनली सेल्स कॉल क्लोज होगा। ओके, सो बेसिकली द सेल्स एंड लीड जनरेशन टीम प्लेज द मेजर इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन बहुत सारे सेल्स के लोग हैं जो कि लिंक्डइन पर भी दे आर ओपन फॉर जॉब्स, उनको जॉब्स नहीं मिल रही है। तो सेल्स के जो पर्टिकुलर जॉब ऑक्यूपेंसी है उसमें क्या क्या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि एनी कंपनी शुड हायर दैट पर्सन? सबसे पहले तो आपको सेल्स में लीड जनरेशन करते आना चाहिए। ओके। आप कस्टमर प्रोफाइल आइडेंटिफाई करके उनको रीच आउट कर पाए थ्रू कोल्ड ईमेलिंग, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू वेरियस अदर चैनल्स व्हिच आर अवेलेबल, जैसे आजकल टेलीग्राम अवेलेबल है, व्हाट्सएप अवेलेबल है। फिर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, जैसे आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए कि लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हों। तो अगर आप लीड जनरेशन अच्छे से कर पाते हैं तो आई थिंक मतलब स्काई इज द लिमिट फॉर यू। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स भी कर पाएंगे। तो मतलब सेल्स की डिग्री इज नॉट जस्ट द थिंग, यू नीड टू वर्क मोर अपॉन द पब्लिक स्किल्स। ट्रू। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द सेल्स वाले लोगों को ये कहा जाता है कि आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, बट
in most of the cases that doesn't even work. yes. And we have even seen in Netflix movies जो majority of the sales closer होते हैं वो बेसिकली उनकी एक बहुत ही अलग करिश्मा होता है कि Correct. उसको देख के इंसान हैंडशेक करके डील क्लोज कर दे, Correct. तो उस टाइप की पर्सनैलिटी होनी चाहिए आप. Yes. Personality भी, फिर communication भी, and then at the end of the day, you should be doing some good for the customer. उसको ये समझ में आना चाहिए कि आप उससे अगर पैसा ले रहे हो तो आप उसका रिटर्न उसको देने वाले हो. अगर ये उसको समझ में आ गया और आप ऑनेस्ट हो, ट्रूथफुल हो, आप फेक नहीं हो कि हाँ एक बार पैसे लेके भाग गए, right. तो फिर आप डेफिनेटली मोर एंड मोर डील्स क्लोज कर पाओगे. Maybe you must also know psychology and manipulation. True. Right. मैनिपुलेशन तो आई वोंट से, but healthy manipulation. Yes. Yeah. Right. बहुत सारी कंपनीज जो है वो भी अपवर्क, फ्रीलांस, यहाँ से प्रोजेक्ट्स वगैरह उठाती हैं. करेक्ट. तो अब जो कंपनीज है उनके पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, लेकिन अगर कोई एक नूब डेवलपर है जो अभी अभी नया 3rd ईयर 4th ईयर में आया है, उसको फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठाने हैं, तो वो कैसे वहां तक पहुंच सकता है और कैसे अपने आप को स्टैंड आउट कर सकता है एज कम्पेयर टू दोस कंपनी? देखिए, अपवर्क और फ्रीलांसर पे प्रोजेक्ट उठाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर सच काइंड ऑफ फ्रीलांसर्स. ओके. क्योंकि जैसा आपने बोला कि प्रोफाइल कंपनियों की बनी हुई है, उस पे बहुत सारे घंटे ऑलरेडी हैं उनके. राइट. कुछ कंपनीज हैं इंदौर की, कुछ कंपनीज हैं जिनके 1-1 लाख आवर्स हैं उस पे कंप्लीटेड विद वेरी गुड रेटिंग्स. तो इफ यू आर कंपीटिंग विद दोस गाइस, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू. सो आइडेंटिफाई अ निश स्किल. Okay. जैसे हम लोगों ने उस टाइम पे ब्लॉकचेन आइडेंटिफाई की थी, तो ऐसे अगर आप देखो कि कुछ ऐसी स्किल है जिसके ऊपर कंपटीशन कम है ना, अगर कंपटीशन कम है उसके बाद आप उसके अंदर घुसने की कोशिश करो, देन देयर आर वेरियस स्ट्रैटेजीज. जैसे कुछ लोग स्टार्टिंग में फ्री में भी काम करके देते हैं जस्ट फॉर गेटिंग गुड रिव्यूज, एंड आई डोंट से दैट इज अ बैड स्ट्रैटेजी, दैट कुड बी अ गुड स्ट्रैटेजी एज वेल. अगर आप अपना प्रोफाइल बना पाए उसको यूज करके, तो फिर गो अहेड विद दैट. अपनी प्रोफाइल बनाओ, उसके बाद धीरे धीरे आपको पेड काम भी अच्छे आने लगेंगे. तो दैट कुड बी वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज. जैसा कि अपन अभी बैकग्राउंड में बात भी कर रहे थे कि यूएस के बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स थे, इवन इंडियन डेवलपर्स भी थे जिन्होंने पैसा उठा लिया, प्रोजेक्ट उठा लिए, पैसे ले लिया, एंड इवेंचुअली दे डिडंट डिलीवर द प्रोजेक्ट. उस कारण से काफी सारी जो इंडियन कंपनीज हैं सर्विस बेस्ड, उन पे इम्पैक्ट पड़ा और अपन को क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं. करेक्ट. तो उसके ऊपर आपका क्या पर्सपेक्टिव? आई थिंक दैट इज अ वेरी बैड थिंग व्हिच हैज हैपेंड इन द पास्ट. और जो आप बोल रहे हो ऐसा कई बार हुआ जब इंडियन फ्रीलांसर्स ने पैसे ले लिए, एडवांस ले लिया, उसके बाद काम डिलीवर नहीं किया. Okay. तो आई थिंक देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ ग्रुप और चैनल, या फिर गवर्नमेंट ही कहीं इधर बीच में इन्वॉल्व हो जाए, जिसके अंदर गवर्नमेंट ही रेट करे कि या दीज आर सम ऑफ द गुड कंपनीज व्हिच आर रजिस्टर्ड बाय अस, जिससे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए. बिकॉज सी, अपवर्क पे जनरली क्लाइंट्स जो काम देते हैं फ्रीलांसर्स को, दे हैव द ट्रस्ट. अगर पैसा नहीं मतलब अब फ्रीलांसर काम नहीं करेगा तो पैसा अपवर्क रिलीज नहीं करेगा. दे कैन ऑलवेज डिस्प्यूट देयर मनी. राइट. इसीलिए अपवर्क स्टिल दे आर चार्जिंग सो हाई, 15% 20% कमीशन चार्ज करता है, फिर भी क्लाइंट्स गो विद अपवर्क. तो अगर ऐसा चैनल, शायद इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, अगर गवर्नमेंट ही ऐसे चैनल सेट कर ले जिसमें वो कन्विंस कर ले इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को और प्रोजेक्ट क्रिएटर्स को कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू भेजो, और कोई भी फ्रीलांसर या कंपनी ऐसा नहीं करेगी कि आपका पैसा लेके भाग जाए. राइट. दैट कुड बी अ ग्रेट स्टेप. Maybe we can use blockchain in this as escrow contract. Absolutely. So absolutely, that would be beneficial for both the parties. Yes. Right. And काफी सारी चीजें मे बी इसके अराउंड बिल्ड भी हो रही है, escrow contract के अराउंड, और मल्टीपल प्रोटोकॉल्स भी आते जा रहे हैं. True. तो ब्लॉकचेन या कोई सी भी अगर पर्टिकुलर फील्ड में, डेवलपर फील्ड में, एज अ 3rd ईयर एज एन इंटर्न या फिर 4th ईयर एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय अगर किसी को ज्वाइन करना है, तो उसके रेज्यूमे में ऐसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, टॉप 5 चीजें जिसको देखकर पहली बार उसका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए. उसके बाद अगर उसका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो फिर ऐसी क्या 5 चीज होनी चाहिए उसके अंदर जिसके थ्रू वो इंटरव्यू क्रैक कर सके, बी इट टेक्निकल, बी इट एचआर इंटरव्यू. यस. तो जनरली ब्लॉकचेन फील्ड में अगर आपको सॉलिडिटी आता है, पाइथन आता है, फुल स्टैक पे काम आता है, मर्ज स्टैक पे, मोंगो एक्सप्रेस, रिएक्ट नोड, तो आपके चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज तो मिल जाएंगी. और अगर नहीं मिल रही है तो हैप्पी टू अप्लाई एट क्वेस्ट. आप हमेशा क्वेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं. Otherwise also there are a lot of companies जो आपको इधर internship दे देंगी. Then you should have some kind of practical exposure. Smart contract बनाना आजकल बहुत easy है. Right. तो go ahead, start creating your smart contracts. देखो, समझो, और actually अगर आप ये काम करोगे तो I don't think there would be any issue whatsoever. Okay. Let me give a situation. Yeah. On one end you have a person who has absolutely great communication skills. You can just
hire that particular intern or person and you can send him to talk to the client. और एक तरफ आपके पास एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है बट ही हैज गुड टेक्निकल एंड कंपैरेटिवली जो कम्युनिकेटर है उसका टेक्निकल थोड़ा वीक है, तो आप इन दोनों में से किसको पिक करोगे? मैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स वाले को पिक करूंगा। एंड व्हाई सो? वाई? क्योंकि बहुत सारे केसेस में उसको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना पड़ता है। राइट। आगे जाके भी 1 साल बाद 2 साल बाद जैसे ही वो कंपनी में ग्रो करेगा तो उसको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। डेफिनेटली। अगर वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाता है, जैसे सेकंड बंदे की बात करें, टेक्निकली ही इज वेरी स्ट्रांग, पर अगर वो क्लाइंट से कम्युनिकेट करके उसकी रिक्वायरमेंट नहीं समझ पा रहा है तो वो क्या बना देगा? वो उसको प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी जो क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा है, तो आई एम श्योर कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल इज द की। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी आई थिंक दिस इज अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपको कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए। राइट। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप समझ पा रहे हैं, बता पा रहे हैं लोगों को कि जो आपने काम करा है और काम कर भी पा रहे हैं, तो यू आर वन ऑफ द की पर्संस जिसकी कंपनी को जरूरत है। सर कंपनीज में जो रेफरल्स होते हैं उनका क्या रोल होता है? फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय काम कर रहा है कंपनी में और उसने रेफर किया कि इसको ले लो, तो मोस्टली आई सी कि जिस इंसान का पहले टेस्ट राउंड होता है फिर फर्स्ट राउंड होता है उसको डायरेक्टली सेकंड राउंड में पहुंचा दिया जाता है थ्रू रेफरल। राइट। एंड एचआर का लेके फिर राइट। तो यहाँ भी नेटवर्किंग देखिए, हर लाइफ में नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। आप बिजनेस कर रहे हो तो नेटवर्किंग, आपको जॉब करना है तो नेटवर्किंग, हर चीज में नेटवर्किंग बहुत काम आती है। डेफिनेटली। तो अगर मेरा एक कोई अच्छा एम्प्लॉई है और उसने रेफर किया मुझे कि ये मेरा दोस्त है, इसका कोडिंग स्टैंडर्ड भी मेरे जैसा है, आप इसको ले लो, ही वुड बी प्रोडक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और वो एम्प्लॉय मेरे लिए प्रोडक्टिव है, राइट। तो मैं डायरेक्टली उस बंदे को सेकंड राउंड थर्ड राउंड में पहुंचा दूंगा। आई गिव यू वन ऑफ माय स्टोरीज। तो जैसे हम लोग जब काम करते थे, HSBC के अंदर काम करते थे, देयर वाज अ स्पेसिफिक टूल जिसके अंदर हम लोग काम करते थे, डायलॉग। ओके। और हम लोगों की टीम साइज थी 50। राइट। मेरी टीम का एक बंदा ने दूसरी कंपनी ज्वाइन की। ओके। उसने ज्वाइन करने के बाद में वहां पे रेफर किया कि उसके मैनेजर को कि आप इन 2 एम्प्लॉयज को ले लो, जिसमें एक मैं था, एक और मेरा दोस्त था। ओके। इन 2 को ले लो और आपकी पूरी टीम सेट हो जाएगी। तो डायरेक्टली उस कंपनी ने मेरा एक राउंड कराया और मुझे ले लिया। फिर सिमिलरली दूसरे एक प्रोजेक्ट में मैं काम करता था, उसमें जो टीम लीड था वो एक दूसरी बैंक ज्वाइन कर रहे थे और उन्होंने बोला कि मैंने उनको बोल दिया है, वो डायरेक्टली तुझे ले लेंगे। तो ये नेटवर्किंग आपकी काम करती है हर जगह पे। तो अगर आपका नेटवर्क है, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो 10 लोगों को दिखेगा, आपके काम की खुशबू सब लोगों तक फैल जाएगी। बट वो खुशबू फैलाने के काम ही आता है, खुशबू नहीं आएगी तो फैलेगी नहीं। राइट, सही बात है। एक तो आप तो मतलब आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स और अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं स्किल्स है लेकिन आपको भीड़ से अलग होना है, तो रेफरल और आपके कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं रेफरल होना चाहिए, नेटवर्किंग होना चाहिए, और आपको काम अच्छा करना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो है आप काम अच्छा करो। तभी आपको आपका दोस्त भी तभी रेफर करेगा जब आप काम, वरना वो रिस्क नहीं लेगा। सही बात है। ऑल्सो सर एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन आता है कि जब मैं कोई अपना टेक करियर स्टार्ट कर रहा हूँ किसी भी फील्ड में, तो मुझे कोई MNC से स्टार्ट करना चाहिए, लाइक TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एसेंचर, या फिर जो अपनी मिड लेवल कंपनीज होती हैं उनसे करना चाहिए, या कोई स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए, या खुद का कुछ करना चाहिए? तो इन 4 में से सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कैसे जज करेंगे किसी को? देखिए, आपका रिस्क लेवल एपेटाइट क्या है, आप उस पे देखो। दूसरा, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आप उस पे देखो। तीसरा ये देखो आपको फ्यूचर में क्या करना है। ओके। लेट्स से अगर आपको MBA करना है और MBA में अपना जॉब में ही अपना पोजीशन बनाना है, तो आई रेकमेंड MNC में आप जॉब ज्वाइन कर लो। MNC में करने के बाद में शायद आपको वर्कलोड थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू स्टार्टअप एंड अदर कंपनीज। तो वहां पे काम करो, MBA की प्रिपरेशन करो, देन मूव आउट टू MBA। हो सकता है MNC को पसंद नहीं आए मेरा आंसर, पर सच्चाई यही है कि MNC में वर्कलोड कम है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपने जॉब में चलते जाओगे। अगर हम बात करें TCS, इन्फोसिस टाइप की कंपनी में जिसमें 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख एम्प्लॉई हैं, तो उसमें टॉप पे आना शायद आपके लिए अब बहुत मुश्किल है। 2.5 लाख लोगों में आप धीरे 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 करके कैसे टॉप पे आ पाओगे। स्टार्टअप में आपके पास चांसेस ज्यादा है, क्योंकि कंपैरेटिवली कम एम्प्लॉइज रहते हैं, 50 एम्प्लॉइज, 60 एम्प्लॉइज, 70 एम्प्लॉइज। ये है, आपको काम भी ज्यादा करना पड़ता है, पर अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप तेजी से ग्रो कर जाओगे। सीखने के लिए आपको बहुत कुछ चीजें मिलेगी। एट द सेम टाइम अगर आप गंदा काम करोगे तो आप सीधे फायर हो जाओगे। तो ये है,
और फिर मिडिल लेवल है जिसमें आपका अगर अगर पर आई रेकमेंड, अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या तेजी से ग्रो करना है और आप मेहनत करके बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, तो आई रेकमेंड कि आप स्टार्टअप करो या फिर खुद का काम चालू करो। जब मैंने ये बिजनेस ऐसे नहीं एक दिन उठ के बिजनेस स्टार्ट कर लिया। हम लोगों ने 1 साल की प्लानिंग की और मैं काफी एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर से जॉब कर रहे थे उस टाइम? जब मैं जॉब कर रहा था तब मैं काफी एस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर से मिला और सबसे मैंने पूछा कि क्या मुझे जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करना चाहिए। ऑलमोस्ट सबने यही बोला कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, मेहनत आपको लगेगी स्टार्टिंग में बट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो नथिंग लाइक इट, बस आप अपने 2 साल 3 साल की प्लानिंग कर लो और अपने घर वालों से बात कर लो 3 साल तक वो खाना खिला देंगे कि नहीं खिला देंगे, आपके खर्चे सही उठ बात जाएंगे। है सर। बट एक पर्सपेक्टिव आता है लोगों के दिमाग में हाँ कि जो इंसान ऑलरेडी $1 मिलियन रुपीस कमा चुका होता है, हाँ $1 मिलियन कमा चुका होता है, उसके दिमाग में $1 मिलियन कमाना बहुत आसान होता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान नहीं कमाया उसने आज तक, उसके लिए बहुत चीज डिफिकल्ट होती है। तो मे बी शायद आपके लिए वो चीज आसान हो बोला क्योंकि आपने उसको अकम्प्लिश कर लिया है, लेकिन आज जो व्यूअर देख रहा है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि उसके पास कुछ भी चीज नहीं है, ना ही तो उसके पास फंड्स है ना कुछ है। तो उसका एक क्या चीज वो हो सकती है जिसके कारण वो सिर्फ लग जाए कि नहीं मेरे को यही करना है? देखिए, अगर आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम है तो आई सजेस्ट कि आप किसी स्टार्टअप में जॉब कर लो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि फंड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। राइट, आपके खुद के खर्चे हैं जो आपको मेंटेन करने हैं। डेफिनेटली। और आप अगर अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च करते हो तो उसमें पैसे लगेंगे ही लगेंगे। राइट, जब तक फंडिंग नहीं आएगी 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक, तब तक आपको खुद का खर्चा भी सस्टेन करना है, कंपनी का खर्चा भी सस्टेन करना है। तो अगर वो नहीं है तो आप थोड़े टाइम के लिए 6 महीने 1 साल 1.5 साल के लिए जॉब करो। आई रेकमेंड टू स्टार्ट अर्ली ओनली। अगर आप कॉलेज में ही हो और आपने अपना कुछ सर्विस बेस्ड स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया जिसमें आपको बहुत सारे फंड्स नहीं लग रहे हैं पर आप पैसा कमाते जा रहे हो, तो नथिंग लाइक इट। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो शायद मेरे कुछ सीनियर्स ऐसा कर रहे थे ऑलरेडी। ओके। उस टाइम पे वो अपनी छोटी आईटी कंपनी चलाते थे अच्छा। और उसमें से फंड्स लेके आते थे। ओके। तो शायद आप भी वो रूट अपना सकते हो। हाँ। और आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी चालू करने में आई डोंट थिंक सो ज्यादा फंड्स बहुत ज्यादा फंड्स नहीं लगते। यू ओनली नीड रजिस्ट्रेशन, Correct. जीएसटी नंबर एंड द टीम, क्योंकि आपके लिए फ्री में भी काम कर जीएसटी सकती भी है। आपको स्टार्टिंग में नहीं लेना है क्योंकि Okay. 40 लाख की लिमिट है। 40 लाख से तब तक आपका रेवेन्यू 40 क्रॉस ना हो। हाँ, तब तक आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है। ओके। तो आप एक अपनी छोटी सी पार्टनरशिप कंपनी डाल सकते हो या खुद की प्रोप्राइटरशिप कंपनी डाल सकते हो, Okay. जिसके रजिस्टर करने के 1000-2000 रुपए लगते हैं बस। अच्छा। और आपका अकाउंट भी खुल जाता है। बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट सेपरेट खुल चाहिए जाता आपको, बैंक अकाउंट बेसिकली। है। हाँ, सेपरेट चाहिए ताकि लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाए। अगर एज एन इंडिविजुअल मैं जाऊंगा और बोलूंगा आलोक अग्रवाल आप मेरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर ट्रांसफर कर दीजिए। दो, हाँ, तो शायद क्लाइंट को ट्रस्ट नहीं आएगा। सही बात है। ऑल्सो सर, अभी जैसे आपने कहा कि टीसीएस और बड़ी बड़ी एमएनसी से बहुत ज्यादा लोगों को हायर कर लेते हैं वो। फिर अभी रिसेंटली अपन को देखा कि परसों के दिन 700 लोगों को इन्फोसिस ने फायर कर दिया एक झटके में। इवेंचुअली उनको नोटिस दिया गया था कि आप या तो काम कीजिए नहीं तो आपको निकाल देंगे, Right. बट पोर्ट्रे ऐसा किया जा रहा है कि इन्फोसिस ने रातों रात निकाल दिया। हम्म। तो क्या मतलब फिर एमएनसी में भी आपका करियर सेफ नहीं है? और ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छे डेवलपर हो तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे अच्छा पोजीशन मिलेगा, बट ऑल्सो ऐसा कहा जाता है कि जो एमएनसीज होती हैं टीसीएस इन्फोसिस जैसी, वहाँ पर आपको जब आप एज फ्रेशर जाते हो तो आपको सपोर्ट के रोल में डाल दिया जाता है। आप 1 1.5 साल 2 साल 3 साल आपको लग रहा है कि ठीक है पैसा आ रहा है, सपोर्ट के रोल में काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आ रहा है कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो कहीं ना कहीं अगर आपको जॉब सेक्टर में ही जाना है लॉन्ग टर्म में उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा? क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट पे काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको स्किल्स आती नहीं है। जब आप स्विच करोगे कभी ना कभी तो सामने वाला तो पूछेगा ना क्या काम किया आपने, Correct. उसने आपका कुछ है नहीं बताने के लिए। Correct. तो कहीं ना कहीं जो आप 2 3 साल है आप एज कम्पेयर टू समवन हु इज वर्किंग इन स्टार्टअप और मिड लेवल कंपनी, वो आप ज्यादा सीख जाएगा उतने टाइम Agreed. और आप वहीं रह जाओगे। एग्रीड। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन सेक्टर का। मैं अपने टाइम की बात बताता हूँ। जब हम लोग जॉब में थे तो ऐसा हुआ करता था कि टीसीएस के पास उस टाइम पे करीब 1 या 1.5 लाख लोगों की स्ट्रेंथ थी, Okay. जिसमें से 25,000 लोग बेंच पे बैठे हुए थे। बेंच पे बैठे हुए थे इसका मतलब उनके पास कोई काम नहीं था। वो सुबह जाते थे, टेबल टेनिस खेलते थे, पूल खेलते थे कंपनी में और घर पे आ जाते थे। राइट। सैलरी आ जाती थी उनकी, पर वो सीखते कुछ नहीं थे। तो अगर आप जॉब में भी हैं तो आपको कंटिन्यूअसली, अगर आप एमएनसी में भी हैं तो आप कोशिश करो कि आप नई स्किल सीखो और उसके बाद में अपने मैनेजमेंट से बात करके आप उस प्रोजेक्ट में ले लो जहां पे ये स्किल का यूज हो। राइट। जो आपने बोला सपोर्ट में डाल दिया जाता है, दैट इज वेरी ट्रू। ऐसा बहुत जगह होता है। उधर भी आप जाके नई स्किल सीखो, कंपनी से बात करो कि मुझे ब्लॉकचेन आता है, मुझे एआई आता है,
अगर आपके कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं तो आप मुझे उन प्रोजेक्ट्स में डालो, या कोई ब्लॉकचेन का क्लाइंट है तो उसमें डालो, तो आई थिंक तब आपको अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सीखने के लिए मिलेगा। तो आई बिलीव कि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के उसमें। जॉब में भी हो तो अगर आप सीखोगे नहीं तो आप थोड़े टाइम में बाहर हो जाओगे। अगर आप खुद के बिजनेस में हो, आप सीखोगे नहीं तो थोड़े टाइम में आप लूज कर जाओगे क्लाइंट को। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि अगर आपको खुद का स्टार्टअप भी चालू करना है, लेट्स इन सर्विस बेस्ड कंपनी, तो स्क्रैच से मतलब स्टार्ट करने से अच्छा है आप कहीं ना कहीं 2-3 साल किसी कंपनी में सर्विस में काम कर लो। हाँ, तो आपको पता भी चलेगा कि कैसे क्लाइंट्स आते हैं, सेल्स करेक्ट। टीम कैसे काम करती है, सारी चीजें कैसे होती हैं। देन इवेंचुअली यू कैन ओपन अप योर ओन एब्सोल्युटली, कंपनी। एब्सोल्युटली। बजाय वर्किंग इन एमएनसी जो कि आपको पैसे दे रही है, आपको काम नहीं है, बट हाँ, वहां सीखने कुछ नहीं मिल रहा है, सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक वो लर्निंग गैप आ जाएगा और आप इवॉल्व नहीं कर पाओगे। एग्रीड। राइट। क्या सर टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट जो है, ये भी ब्लॉकचेन की तरफ काम कर रहे हैं, या फिर ये लोग सिर्फ जो फुल स्टैक डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, या जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी चलती आ रही है उन पर ही काम कर रहे हैं? नहीं, काम कर रहे हैं। टीसीएस भी काम कर रहा है, इन्फोसिस भी कर रहा है, पर इनके रेवेन्यू का बहुत छोटा पोर्शन ब्लॉकचेन से आ रहा होगा। राइट। इनके रेवेन्यू के ज्यादातर पोर्शन जो है वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज, इफ वी टॉक अबाउट मेन फ्रेम या जावा, उनसे आ रहा है। ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट में भी फिर भी कम, क्योंकि वो भी न्यू एज टेक्नोलॉजी हो जाती है। तो जावा के थ्रू मतलब क्या जावा के थ्रू बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो जावा पे बने अच्छा, हुए हैं। ओके। इन लोगों के क्लाइंट्स वो ऐप डेवलपमेंट के अंदर नहीं है, वो ऐप डेवलपमेंट में नहीं आते। तो इन लोगों के जो पुराने सॉफ्टवेयर्स हैं जो जावा पे चल रहे हैं उस पे काम हो रहा है। तो बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम दीज टेक्नोलॉजीज। राइट। सर अब बात करते हैं ब्लॉकचेन, एआई, साइबर सिक्योरिटी और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं। अभी 3D वेबसाइट्स का भी काफी ज्यादा क्रेज आ रहा है मार्केट में। तो इन सारी टेक्नोलॉजीज है, लेट्स स्टार्ट विद ब्लॉकचेन। तो आपके अकॉर्डिंग ब्लॉकचेन में काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, डीपिन हुआ, आरडब्ल्यू हुआ, हाँ, उसके बाद एनएफटी का भी बीच में जब वो डे एनएफटी चल रहा था, बहुत चल रहा था, जब मेटावर्स आया था कि मेटावर्स में अब आप एनएफटी को ऐसा फोटो फ्रेम लगा सकते हो अपने घर में मेटावर्स। बट जैसे ही मेटावर्स थोड़ा डाउन गया, एनएफटी का भी एकदम क्रेज पूरा खत्म हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं आरडब्ल्यू के कॉन्सेप्ट ने वापस एनएफटी जो है उसको बूम में लेके आ गया। तो क्या टेक है आपका इसमें? आरडब्ल्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एनएफटी का प्राइमरी कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखिए, कोई भी चीज की अगर यूटिलिटी होगी कहीं भी, या तो गेमिंग में हो या फिर एक्चुअल रियल वर्ल्ड में यूटिलिटी है। यूटिलिटी इन द सेंस यूज केस है। जैसे रियल वर्ल्ड एसेट का एक्चुअल यूज केस है। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके पैसा बढ़ा सकते हैं। जो आज $1 मिलियन नहीं डाल सकता या 1 करोड़ रुपए नहीं डाल सकता, वो भी 1 लाख रुपए डाल के और शायद फ्यूचर में 1000 रुपए डाल के भी प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन से पैसा कमा पाएगा। तो दैट इज अ रियल वर्ल्ड यूज केस फॉर दिस आरडब्ल्यूए। तो इसीलिए आई बिलीव कि ये लॉन्ग टर्म पे चलेगा। सेकेंडली, रियल एस्टेट में एक और बात करें तो रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन भी ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है। कंट्रीज ने उसको अडॉप्ट करना चालू कर दिया है। इंडिया में अभी नहीं है। इंडिया में भी मैंने सुना है कि शायद इसके ऊपर पीओसी चल रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट केरला गवर्नमेंट या फिर कुछ और गवर्नमेंट इसके ऊपर पीओसीज कर रही है। स्विट्जरलैंड ने इसको अडॉप्ट करना चालू कर दिया है ऑलरेडी। तो ये एक जेन्युइन यूज केस है। कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों के पास फर्जी रजिस्ट्री, एक प्रॉपर्टी की फर्जी रजिस्ट्री होती है, और फर्जी रजिस्ट्री फिर वो बंदा केस कर देता है कि ये मेरे पास भी रजिस्ट्री है, तुम्हारे पास भी रजिस्ट्री है। हाँ, तो किसकी रजिस्ट्री जेन्युइन है। ये सारा डेटा अगर हमने ब्लॉकचेन पे डाल दिया, और ब्लॉकचेन पे कोई एडिट नहीं कर पाता है। इस पे ब्लॉकचेन की एक ब्यूटी ये है कि चीजों को एडिट नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। हमेशा उसका रिकॉर्ड सेव रहेगा ब्लॉकचेन के ऊपर। देन इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ अ टेम्पर प्रूफ डेटा, देन जो रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन है उस पे मुझे हमेशा पता रहेगा कि जेन्युइन रजिस्ट्री किसके पास है, प्लस उसकी प्रोवेनेंस हिस्ट्री, मतलब पहले किस किस बंदे ने उसको खरीदा था, कब खरीदा था, कब ट्रांजेक्शन हुआ था, वो सारा डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो ये सारे जो यूज केसेस है, आई थिंक दिस आर वेरी गुड। एनएफटी में भी एक यूज केस बहुत अच्छा था, वो भी इसी के ऊपर था कि जो एक्सपेंसिव पेंटिंग्स होती है। इफ वी टॉक अबाउट एमएफ हुसैन, एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग कितने की आती होगी, एनी आइडिया? हाँ, इन करोड़। टिपिकली $1 मिलियन, $1.5 मिलियन, $800,000 करोड़ रुपए में। तो 6 करोड़ 7 करोड़ की एक पेंटिंग है, और ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो पर नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर, अगर मैं सोचूं कि मैं 6 करोड़ रुपए एक पेंटिंग में डाल दूं, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी। पर मैं उसके एक शेयर्स लेके डाल सकता। तो ये कॉन्सेप्ट जब एनएफटी में आया था तो दैट वाज वेरी गुड। पर जो दूसरे एनएफटी आ गए, बोर्ड गेम एनएफटी, जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेके डाल रहे हैं, इमेजेस की सेल्फी लेके डाल रहे हैं, तो दीज आर ऑल बबल, ये कभी ना कभी बर्स्ट होगा। सिमिलरली जो मीम कॉइन्स का भी ट्रेंड चल रहा है बहुत ज्यादा, ट्रम्प ने अपना मीम कॉइन लॉन्च कर दिया,
फिर एलॉन मस्क ने कर दिया, जिनके कोई यूटिलिटी नहीं है। आप ट्रेड करते हैं? मैं नहीं करता, नहीं करते। मतलब क्रिप्टो में नहीं करता ज्यादा तो trade। अगर आप सजेस्ट करना चाहेंगे फिर भी किसी को, तो टॉप 5 कौन से कॉइन्स होंगे आपके अकॉर्डिंग जिसमें शायद लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, बिटकॉइन इज Okay. वेरी स्ट्रांग। राइट। बिटकॉइन इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब गोल्ड के जैसे बिटकॉइन को भी हाँ। वो कर रहे ये भी हैं, डिजिटल एसेट बन चुका है। डिजिटल एसेट बन चुका है। हम्म, तो बिटकॉइन इज वेरी स्ट्रांग। इथीरियम के ऊपर यूज केस है। एग्जैक्टली। यूज केस ये है कि लोग खुद के टोकन्स उसके ऊपर लॉन्च कर सकते हैं, और उसके बाद जितना उनके टोकन्स में ट्रांजेक्शन होगा उसका एक फीस का पार्ट हमेशा इथीरियम को आएगा। आएगा। सेम गोज फॉर सोलाना। सोलाना की अभी बहुत वो है, हाइप चल रही है। हाइप चल रही है। सोलाना के ऊपर बहुत सारे टोकन्स आ भी रहे हैं। ओके। तो इसीलिए ये है। टेलीग्राम नेटवर्क ने अपना टोकन लॉन्च किया है, टॉन नेटवर्क, TON। हाँ, तो आई थिंक ये 3-4 आई सजेस्ट ये 4 टोकन्स अच्छे हैं, कोई भी इन सबको देख सकता है। बट यस, फाइनेंशियल डिसीजन आपको देख के खुद खुद लेना के है। उस पे लेने हैं। और कौन सा ट्रेडिंग नहीं रहने देते स्पॉन्सर करेंगे तो बात करेंगे उसके बारे में। सर, क्या आपको लगता है कि ब्लॉकचेन इंडिया में अडॉप्ट नहीं किया इंडियन गवर्नमेंट ने, तो कहीं ना कहीं वो दुबई, सिंगापुर और जो हांगकांग हुआ, जो कि बहुत स्पीड में अडॉप्ट किया जिन लोगों ने, तो हमारे पास एक चांस था कि हम नेक्स्ट यूएस बन सकते थे यस, इन द स्पेस ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन, एंड दुबई ने काफी अच्छे तरीके से उसको अडॉप्ट करके, और वो बन भी रहा है। दे राइट, आर इवन क्रिएटिंग ब्लॉकचेन सिटी देयर। राइट, तो और क्रेडिट कार्ड्स तक चल रहे हैं ब्लॉकचेन के नाम करेक्ट। पर। तो क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर दी? और आपके अकॉर्डिंग क्या टेक रहा होगा इंडियन गवर्नमेंट का कि उन्होंने इसमें एक क्रूशियल रोल प्ले नहीं किया? यस, इंडिया देखिए एक बहुत बड़ा नेशन है। हम्म, हम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास ही है। राइट। प्लस हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे अनएजुकेटेड है, जो चले जाते हैं, उनको किसी ने बोल दिया कि टिप्स पर। हाँ, टिप्स पे चले जाते हैं कि इधर इन्वेस्ट कर दो, और वो इन्वेस्ट कर देते हैं और बहुत राइट। सारा पैसा लूज कर जाते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि रिस्ट्रेन इंडियन गवर्नमेंट का बस यही रहा होगा कि बहुत सारे अनएजुकेटेड इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे मजदूरी करके, रिक्शा चला के वो पैसे कमा रहे हैं, और अगर उनको गलत टिप मिल गई और उसके बाद उनके सारे पैसे लुट गए, तो वो क्या करेंगे? इकोनॉमिक इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। राइट। हाउएवर एट द सेम टाइम, अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ एक स्मॉल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेके आके वो उसके ऊपर एक छोटी सी सिटी लॉन्च कर देता है और बोलता है यहाँ पे ब्लॉकचेन ट्रेडिंग अलाउड है, केवल इन एसेट्स में अलाउड है, और आप इनमें ट्रेड कर सकते हो, और हर बंदे को जाके गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। जैसे कि स्टॉक मार्केट में हम BSE NSE में रेगुलेटेड स्टॉक्स करते हैं, डेफिनेटली। वैसे ही हम अगर रेगुलेटेड क्रिप्टोज करवा देते, तो आई थिंक हम ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते। एट द सेम टाइम जो आप कह रहे हो, आई टोटली कॉन्कर विद दैट कि सिंगापुर में, दुबई में, यहाँ तक कि इंडिया के बहुत सारे बिजनेसेस जाके सिंगापुर में कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, दुबई में शिफ्ट कर रहे हैं, वहां से अपने क्रिप्टो बिजनेसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या ये टैक्स से बचने के लिए होता है? क्योंकि अगर आप दुबई में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको शायद, अगर क्रिप्टो में आप एक्सचेंजेस कर रहे हो और इवन ट्रेड भी कर रहे हो, तो शायद आपको कंपनी को वो ना पे करना पड़े। टैक्स के अलावा सबसे बड़ा है माइंडसेट। ओके। अगर आप इंडिया में किसी इन्वेस्टर के पास जाओगे और उसको बोलोगे मेरी क्रिप्टो कंपनी आप इन्वेस्ट कर दो, नोबडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट। अगर आप दुबई में जाके, क्योंकि लीगल नहीं है इंडिया में अभी, मतलब लीगल क्लैरिटी नहीं है। दुबई में लीगल क्लैरिटी है, आप वहां पे जाके अपनी क्रिप्टो कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। बहुत सारे इवेंट्स गवर्नमेंट खुद कराती है, गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करती है, इन्वेस्टर से बोलती है कि आप जहाँ पे जाके इन्वेस्ट करो, यू कैन बाय दिस क्रिप्टो। तो इसलिए जो माइंडसेट है, इन्वेस्टर माइंडसेट, दैट इज वेरी नाइस इन दुबई, इन सिंगापुर एंड इन कंट्रीज लाइक दिस। राइट। सर, सब लोग अगर लेट्स से ब्लॉकचेन पूरा वाइड अडॉप्ट हो जाता है, हाँ, और सब लोग बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन या किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन करना चालू कर देते हैं, हाँ, और सब ने कर दिया चालू, ये मेजोरिटी ने कर दिया, तो जो नेशनल करेंसीज हैं, लेट्स से रुपी हुआ, डॉलर हुआ, इनकी वैल्यू पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि अगर कोई यूज नहीं करेगा उस करेंसी को, तो फिर हाउ विल दिस होल सिनेरियो वर्क? बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए, नेशनल करेंसी किसी भी नेशन की खत्म नहीं हो सकती, स्पेसिफिकली इंडिया और यूएस जैसे नेशंस की खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे आपके जो बिटकॉइन है, अभी ये वही है जैसे आप डिजिटल पेटीएम से पेमेंट कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंडियन जो कैश का रुपया है वो खत्म हो गया।
ओके। सिमिलरली अगर आप बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपके इंडियन रुपए की वैल्यू खत्म हो जाएगी, ट्रांजेक्शन उसके भी चलता रहेगा। मेजोरिटी पार्ट 80% 90% पॉपुलेशन शायद फिर भी बिटकॉइन क्रिप्टो को अडॉप्ट नहीं करेगी। इफ यू टॉक अबाउट टैक्स पेयर इन इंडिया, दे आर वेरी लेस देन 3-4% ऑफ द पीपल दे एक्चुअली पे टैक्सेस। तो अभी भी 96% जनता हमारी ऐसी है जो ज्यादातर ट्रांजेक्शन शायद कैश से कर रही है या टैक्स यूपीआई नहीं कर दे रही रही थी, है। हाँ। तो हाँ, अभी यूपीआई में टैक्स देना पड़ता है, मतलब अगर विजिबल हो रहा है तो, हाँ राइट? हाँ, तो अभी भी हम ऐसा नहीं होगा कि उससे रुपये को डायरेक्टली कोई हर्ट होगा, पर ये भी है कि इंटरनेशनल पैसा भी बहुत सारा आ जाएगा। जैसे एक माइंडसेट था 1992 में कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन कर देंगे, बाहर की कंपनियों को अलाउ कर देंगे इंडिया में इन्वेस्ट करने से, तो हमारी कंपनियां मर जाएंगी, पर ऐसा राइट। नहीं हुआ, उल्टा हुआ। हमारी कंपनियों ने प्रॉस्पर किया और टीसीएस इन्फोसिस ने जाके हिस्ट्री बना दी, जिन्होंने विदेशों में जाके झंडे गाड़ दिए। तो सिमिलरली शायद अगर हम इसको अडॉप्ट करेंगे तो हमारे यहाँ से बहुत सारे टोकन्स पैदा हो जाएंगे, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज शायद पैदा हो जाएंगे जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर छा जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। सर मे बी जैसे एक चीज मेरे दिमाग में आती है कहीं ना कहीं कि क्रिप्टो पर इंडिया में टैक्स तब लगता है जब आप उसको आपके आईटीआर में फाइल करते हो, हम्म जब आप उसको इन कैश करते हो, आप बिटकॉइन को बेच के इन कैश कर लेते हो। अगर आप डायरेक्टली बिटकॉइन से ही चीजें खरीदने लगो तो आपको कहीं ना कहीं टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप पर उसको फाइल ही नहीं कर रहे हो आप, और डिसेंट्रलाइज पूरा बिटकॉइन है। हाँ तो कहीं ना कहीं अगर आप बिटकॉइन या किसी क्रिप्टो करेंसी में आपस में ट्रेडिंग कर रहे हो, लेट्स से टेक वर्ल्ड बार्टर सिस्टम, तो कहीं ना कहीं शायद ये चीज आप टैक्स को बचा सकते हो यहाँ पर। हाँ, पर गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आपके पास डिजिटल एसेट्स है, आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी है, ओके तो उसलिए आप टैक्स एम्बिट में तो फिर भी आओगे। सर, बट वो डिसेंट्रलाइज है पूरा। लेट्स हाँ से कॉइनडीसेक तो सेंट्रलाइज्ड है, हाँ लेकिन अगर अपन यूनिस्वैप या कोई सा ऐसा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म यूज करें, डिसेंट्रलाइज हाँ, एक्सचेंज, तो वहां पर तो आपके पास कोई ट्रैक भी नहीं है, गवर्नमेंट करेक्ट कैसे ट्रैक करेगी? करेक्ट। तो अभी आज के डेट में नहीं है, हाँ। हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, साल भर 2 साल 3 साल में गवर्नमेंट इस टाइप के कुछ रेगुलेशन लाए कि आपको डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे भी अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको केवाईसी करना केवाईसी पड़ेगा। करना जरूरी हो। बाइनेंस भी शायद इंडिया में बैन कर दिया गया था बीच में, लेकिन करेक्ट, जब से उन्होंने केवाईसी वाला ऑप्शन लेके आए, देन इंडियन गवर्नमेंट आल्सो अलाउड। यस यस, तो मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक एलिमेंट रहेगा सेंट्रलाइज्ड पावर का, एंड इट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड, ताकि लोग उस चीज का गलत यूज ना करें। एग्रीड। ऑल्सो सर, एक बहुत ही बड़ा डाउट आता है बिटकॉइन का अराउंड, कि अगर बिटकॉइन में जैसे अपना डार्क वेब है, वहां पर चीजें ट्रेड होती है, तो बिटकॉइन के अंदर होती है, करेक्ट, तो क्या क्रिप्टो करेंसी ही दोषी है? क्योंकि जिसको अगर गुनाह करना है हाँ तो वो तो कैश में भी हो रहा है, करेक्ट, क्योंकि मतलब बैग से बैग भर के जा रहे हैं, यस करप्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, यस, तो व्हाई टू ब्लेम क्रिप्टो करेंसी? एग्रीड, इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन जो एग्रीड, कैश में हो रहा था, कैश में हाँ आप ट्रैक नहीं कर सकते। ट्रू इन द सेम वे आर नॉट एबल टू ट्रैक दी क्रिप्टो ट्रू करेंसी। ट्रू ट्रू। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्रिप्टो करेंसी को ब्लेम करना इज नॉट अ गुड क्राइटेरिया राइट फॉर दिस। अभी देखो रशिया और यूक्रेन में वॉर हुआ, राइट बहुत सारे यूक्रेन के लोग भाग भाग के शिफ्ट हो गए दुबई। तो ओके क्या वो कैश लेके आ पाए? नहीं लेके आ पाए, बहुत सारा कैश तो नहीं लेके आ राइट, सकता इंसान। गोल्ड लेके आ सकता है, नहीं नहीं लेके आ सकता, बोरे भर के गोल्ड भी नहीं लेके आ सकता है, पर क्या वो क्रिप्टो करेंसी लेके आ सकता है? डेफिनेटली डेफिनेटली लेके आ सकता है। तो वो वॉलेट में लेके आ गए क्रिप्टो करेंसीज, दुबई में लेके आए, दुबई में वो क्रिप्टो करेंसी सेल कर एक्सेप्ट हुई, दिया, रियल एस्टेट कंपनी ने उसको एक्सेप्ट किया और इसीलिए दुबई की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो बूस्ट करी। हो रही है। रियल एस्टेट के प्राइसेस पिछले 2-3 साल में 3 गुना 5 गुना 10 गुना बढ़ गए हैं दुबई में, और पूरे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स वहां पे आके फ्लॉक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन, जिसमें उसने क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करके रखा हुआ है। तो नहीं, आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी शायद हमने मिस कर दी। डेफिनेटली। सर, आप दुबई रह के आए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दुबई के बारे में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो कि आपको बहुत ही फैसिनेटिंग लगी, जो कि इंडिया में भी अगर इम्प्लीमेंट करें अपन, शायद अपन बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। गुड क्वेश्चन। आई एम ऑल्सो रेसिडेंट ऑफ दुबई, तो मतलब मैं अमेजिंग। तो मैं इधर भी रहता हूँ इंडिया में और दुबई में भी रहता हूँ। मुझे कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती है। एक तो हाँ। लॉ पे अवाइडनेस, मतलब आप वहां पे ट्रैफिक सिग्नल अगर जंप कर दोगे तो आपका कुछ केसेस में 50,000 दिरहम, इसका मतलब 12 लाख रुपए का फाइन लग भाई जाएगा साहब, और आप वो ट्रैफिक सिग्नल जंप नहीं कर सकते। ओके इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर रोड क्रॉस कर रहे हो हाँ तो कोई भी, अगर आपका पैदल चलने वाले के लिए भी सिग्नल है और अगर आप पैदल जा रहे हो, रोड क्रॉस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी गाड़ी आपको जाके उड़ा देगी। हाँ, क्योंकि
वो पहली बात तो वो इतना फाइन देगा ही नहीं, राइट, तो इसीलिए सारे लोग ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो फॉलो ही करेंगे। कर लो। हाँ, सेकंड पनिशमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो Okay. वहां पे चोरी भी नहीं होती, हाथ मत- काट देते हैं हाथ उसका, काट है देते हैं। ना? तो जैसे मॉल्स है, मॉल्स के बाद में बाहर ये दुकानें लगती है जिसमें हाँ, परफ्यूम वगैरह सेल करते हैं, राइट। सॉरी, और वो लोग रात को मॉल्स के बाहर ये चीजें खुली छोड़ के चले जाते हैं, कोई उन चीजों को उठाता भी नहीं है, इसलिए नहीं उठाता क्योंकि अगर हाथ काट दिए जाएंगे अगर चोरी राइट, कर ली तो ये है। गर्ल्स की सेफ्टी बहुत स्ट्रांग है, ओके। क्योंकि पनिशमेंट इतनी स्ट्रांग है, तो ऐसे आप ईव टीजिंग करने का हाँ, या ये नहीं फिर कर सकते। जो अपने देश में रेप वगैरह होते हैं, हम्म, ऐसी चीजें कोई सोच भी नहीं सकता वहां पे। हम्म, वेरी सिक्योर कंट्री। चौथा, क्राइम से रिलेटेड, मेरा एक और दोस्त था, वो अपना पर्स भूल के आ गया था एक कैब के अंदर, ओके, और आधे घंटे बाद पुलिस उसके यहाँ पे आ गई और उन्होंने बोला ये आप इस कैब में अपना पर्स भूल के आ गए थे, हमने कैमरे से ट्रैक कर लिया कि आप ओह, कौन सी बिल्डिंग में गए हो, कौन से अपार्टमेंट में गए हो, ये लो आपका पर्स, चेक कर लो पैसे गए तो नहीं है। दिस देन फिफ्थ इज द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा, मतलब जो उनके शेख है, शेख MBR मोहम्मद बिन रशीद, तो वो अपने आप को CEO प्रेजेंट करते हैं कि ऑफ द दुबई। ऑफ दुबई, तो बोलते हैं कि मुझे दुबई को आगे से आगे बढ़ाना है, जितनी नई चीजें हैं वो लेके आओ दुबई में, आप उनसे आइडिया डिस्कस करो, एंड दे आर मोर देन हैप्पी टू एंटरटेन यू एंड एंटरटेन योर आइडिया एज वेल। आपके आइडिया में दम है, वो सुनेंगे, समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट एक क्रूशल फैक्टर है, और इसी उसमें जैसे बिटकॉइन, AI, मशीन लर्निंग, नई टेक्नोलॉजीज को वो अडॉप्ट करने में सबसे आगे रहते हैं। सर, दुबई के बारे में एक और चीज बोली जाती है कि वहां पर चीप लेबर को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है। यहाँ से लोग वहां पर दुबई का ड्रीम्स दिखा के आप दुबई में रहोगे लेके ले जाते हैं चीप इंडियन लेबर को, वहां पे उनका वीजा छीन लेते हैं। क्या ये सारी चीजें भी दुबई में होती है? ये कुछ चीजें बहुत हद तक होती है, ओके। तो आपको ये पता करना पड़ेगा। जनरली ये जो लेबर क्लास है उनके साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो आप ये चेक करो कि ये जो वीजा एजेंट है वो सच में ठीक ठाक है कि नहीं, ओके। कोई रेफरेंस है कि नहीं, मतलब आपका कोई दोस्त गया हुआ उसने बोला है कि हाँ ये सच में अच्छा काम होता है, क्योंकि जेन्युइन भी है और उसमें फॉल्स वाले बंदे भी बहुत सारे हैं। तो ये लेबर क्लास के लिए तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, पर हाँ एजुकेटेड क्लास के लिए ये इशू नहीं है। ऐसा IT कंपनीज और दूसरी कंपनीज ऐसा नहीं करती कि आपका वीजा लेके ओके, रख लेंगी, मतलब अगर आप वेल स्टेब्लिश्ड हो तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपके you साथ can कुछ stay नहीं there। होगा। करेक्ट। मतलब लेकिन अगर आप किसी इलीगल तरीके से या ऐसा हाँ, कुछ हाँ, चीप लेबर की तरह जा रहे हो तो मे बी आपको एक्सप्लॉइट कर लेंगे, एग्रीड। एंड गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद दैट। गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद दे आर द पीपल हु आर एक्चुअली इट। क्रिएटिंग। यस, यस। और उसमें भी मतलब बहुत अच्छी, जैसे पुलिस है तो वो बहुत रिस्पॉन्सिव है। अगर आप जाके पुलिस पे कंप्लेन लिखाओगे तो डेफिनेटली आपकी बात सुनी जाएगी। क्या वहां पर लैम्बोर्गिनी की होती है गाड़ियां पुलिस की? मतलब काफी अच्छी गाड़ियां होती है, हाँ, लैम्बोर्गिनी की भी होती है। ओह, हाँ, पर बहुत बहुत हमने GTA भी देखा है। अमेजिंग। हाँ, हाँ। सर, जो दुबई है वो AI को किस तरीके से देख रहा AI, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, है? इनको बहुत अच्छे से वेलकम कर रहा है वो ओके। AI को। AI कंपनीज को अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि कुछ ग्रांट्स वगैरह भी अवेलेबल करा रहा है, और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्टिव है वहां पे। उन लोगों ने एक सेंटर भी एस्टैब्लिश करके रखा हुआ है, ओके। जिसके अंदर अगर आप इस टाइप की स्टार्टअप हो तो यू गो हेड, आपको वहां पे काम करने के लिए जगह भी मिलेगी, बहुत सारी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा, सारी मतलब फैसिलिटीज बच्चों को गवर्नमेंट। लेकिन एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा नहीं, वहां पे नहीं, अगर कोई जाता है नहीं, तो? नहीं, नहीं, ओके, ओके, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं दे किया आर जाएगा। सेफ टू गो। दे आर वेरी सेफ टू गो, ओके। 100 टाइम्स सेफर देन यू आर इन इन इंडिया। इंडिया। राइट। सर, AI एजेंट्स जो है, जैसे अभी अपन ने देखा डीप सीक भी अपने कुछ कुछ एजेंट्स लॉन्च कर रहा है, चैट GPT भी प्लान कर रहा है लॉन्च करने का। तो क्या आपको लगता है कि जो AI एजेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो क्या ह्यूमन को रिप्लेस कर सकते हैं? आई डो नॉट पर्सनली बिलीव सो कि कंप्लीटली रिप्लेस वर्ड यूज करना इज अ गुड थिंग, बिकॉज करेक्ट। AI कितना ही एडवांस हो जाए, ह्यूमन कॉन्शियसनेस और ह्यूमन टच वो लेके नहीं आ पाएगा। एग्रीड। तो कितने हद तक चीजें बदल रही होंगी आने वाले 4-5 साल में जॉब सेक्टर में, और इसके लिए हम कैसे रेडी हो सकते हैं आने वाला यूथ कि अगर वो टेक में आ रहा है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ये चीजें वो सीख ले और उसके बाद वो जो टेक इंडस्ट्री है उसमें इररिप्लेसेबल बन सकता है। बहुत बढ़िया। अभी जैसा कि हम पहले डिस्कशन कर रहे थे, तो अगर आप जॉब सेक्टर में आना चाहते हो, आप ऐसे बनो कि आप ही इस टाइप के AI बना दो जो बहुत सारा मैनुअल काम कम कर दे, राइट। तो आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ,
आप उसके लिए पाइथन सीखो, आप देखो आप खुद के एआई एजेंट्स बना सकते हो क्या। दो टाइप के एआई एजेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके हॉरिजॉन्टल एजेंट्स होते हैं जिसमें आप कुछ स्पेसिफिक उनको कमांड्स देते हो और वो एग्जीक्यूट करते जाते हैं। ओके वर्टिकल आर स्पेसिफिक टू अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के लिए रियल एस्टेट के लिए अगर हम वर्टिकल एजेंट्स की बात करें तो इस टाइप का एक वर्टिकल एजेंट होगा जो पता करेगा पहले तो कि कौन कौन लीड है। फिर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने एक वर्टिकल एजेंट बनाया दुबई के रियल एस्टेट मार्केट के लिए, ओके तो वो वर्टिकल एजेंट मेरी वेबसाइट के ऊपर रहेगा। जैसे ही बटुक आया तो बटुक ने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि मुझे इन्वेस्ट करना है, आप बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ट है दुबई में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके तो वर्टिकल एजेंट आपसे मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। वो बटुक से पूछेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट बजट कितना है, आपका टाइम होराइजन क्या है, आपको रेंटल इनकम चाहिए या फिक्स्ड इनकम चाहिए। ओके फिर ये सब जानने के बाद में बटुक ने बोला कि नहीं, मेरा टाइम होराइजन है 3 साल, मेरे पास $1 मिलियन है। तो फिर आपको सजेस्ट करेगा कि आप साउथ दुबई में इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर दुबई के बाद अबू धाबी में इन्वेस्ट कर सकते हो, शारजाह में कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस है क्या। आपने बोला कि नहीं ठीक है मैं साउथ दुबई में करता हूँ, तो वो आपको बताएगा ये प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, इधर आप $1 मिलियन में कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। जस्ट लाइक चैटबॉट। जस्ट लाइक चैटबॉट। तो ये वर्टिकल एजेंट्स हो रहे हैं, दीज आर वेरी प्रोडक्टिव फॉर द इंडस्ट्रीज। तो आप अगर इस टाइप का कुछ एजेंट बना पाओ, और कितना डिफिकल्ट है इसको बनाना? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा अब ये भी 2-3 टाइप से बनते हैं। ऑलरेडी कुछ फ्रेमवर्क आते हैं, आप उन फ्रेमवर्क को यूज करके इन एजेंट्स को बना सकते हो। ओके दूसरा, आजकल AWS ने और गूगल क्लाउड ने एक ऑप्शंस दे दिए है कि यू कैन क्रिएट योर एजेंट्स यूजिंग गूगल क्लाउड। ओके उसमें भी थोड़ी कोडिंग फॉर लगती है फ्री। फॉर फ्री। उसमें कम लेवल की कोडिंग लगेगी, पर आप वो कर सकते हो। थर्ड है कि पूरा बेस से आप गूगल क्लाउड वगैरह यूज नहीं करके भी अपना इस टाइप का पूरा एजेंट खुद से बनाओ, जिसमें मेहनत और एफर्ट लगेगा। तो आप दोनों तीनों तरीके से कर सकते हो। तो एटलीस्ट आप किसी फ्रेमवर्क को यूज करके इस टाइप की एजेंट्स बनाना सीखो, और आप जब किसी जॉब इंटरव्यू में जाओ, आप बताओ मैंने ये एजेंट्स बना के रखे हैं, ये आपका टारगेट कस्टमर है रियल एस्टेट वाले, तो आप अगर मुझे लेते हो तो मैं डायरेक्टली आपको एजेंट दे किसकी बात दूंगा। करते हैं? यस एब्सोल्युटली राइट। यस। मतलब अगर आप कंपनी के सीईओ पे बता पा रहे हो कि आपको क्या नीड है, हाँ, तो उसके पास ऑलरेडी पैसा है उसके पास इन्वेस्ट ऑलरेडी करने के लिए, पैसा वो तो आप पे कितना ही स्पेंड कर है। देगा। एग्रीड। अभी सर यूथ को काफी सारे प्रॉब्लम्स भी आ रही है कि रिसोर्सेज बहुत सारे हो गए यूट्यूब पर, राइट। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कौन सा यूज करें, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं तो आपकी क्लैरिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। करेक्ट। अगर आपको पता है कि आलोक सर ने गाइड कर दिया कि ये करना है, तो उसका विजन सेट हो गया कि ठीक है ओके करना है। लेकिन अब इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, सब अलग अलग कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, अलग अलग चीजें बता रहे हैं, तो कैसे आप फोकस रह सकते हो इस टाइम पर? क्या एक टाइम पर आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, या फिर क्या आपको एक समय पर एक ही टेक्नोलॉजी फोकस करना चाहिए? ऑल्सो अगर आपको हायरिंग करनी है तो आप एक ऐसे बंदे को हायर करोगे जिसको मल्टीपल टेक्नोलॉजी आती हैं एट अ मिडिल लेवल, और या फिर एक ऐसे बंदे को हायर करोगे जिसको एक टेक्नोलॉजी आती है लेकिन उसमें अच्छा खासा है? अगर आप मतलब अगर मैं बात करूं कि हम लोग की एक मिडिल लेवल कंपनी है, ओके तो हम लोगों को तो ऐसा बंदा चाहिए रहता है जिसको बहुत सारी चीजें आती है। आती है। ओके तो अगर उसको पाइथन भी आता है, मर्न स्टैक भी आता है, अगर वो लैम्प स्टैक में भी काम कर लेता है, तो आई थिंक ही इज अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर अस। और ये मैनेजमेंट लेवल के लिए भी अच्छा है। अगर उसको टीम को मैनेज करना है 3 साल डाउन द लाइन जाके, तो उसको लैम्प स्टैक भी पता है, मर्न स्टैक भी पता है, पाइथन भी पता है, तो अब वो काम अलॉट कर रहा है। तो उसे पता है कि पाइथन में इसको करने में 2 घंटे लगेंगे, मर्न में करने में 5 घंटे लगेंगे, इसको करने में 3 दिन लगेंगे। तो आई थिंक वो मैनेजर लेवल पे बहुत अच्छा काम कर पाएगा। राइट। अगर आप कोई स्पेसिफिक कंपनी को टारगेट कर रहे हो, या एग्जांपल के लिए आप टीसीएस में जाना चाहते हो, ओके टीसीएस में आपको बहुत ही फोकस्ड काम मिलता है कि आपको लेट से यूआई में काम करना है, तो केवल यूआई में ही काम करना है, राइट और कुछ काम नहीं करना है। राइट। तो यू हैव टू बी एक्सपर्ट एट यूआई। ओके इसका डाउन साइड ये है कि आप फिर केवल यूआई में ही अपना करियर कर पाओगे। और बाय चांस अगर वो फील्ड वेनिश हो गई मार्केट से, तो फील्ड आपका वैनिश हो करियर गई तो आप खत्म हो जाओगे। राइट और ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज के साथ हुआ हो है। रहा है सर। iOS डेवलपर 6-7 साल पहले बहुत बड़ा क्रेज था, हाँ जिसमें iOS का जो डेवलपमेंट होता था हाँ वो C# पे होता था। ओके और अब जो है वो सारा डेवलपमेंट मूव हो गया फ्लटर पे। लेटर तो पे। फ्लटर पे एक ही ऐप आपकी iOS एंड्रॉइड दोनों पे चल जाती है। तो ये सारे iOS डेवलपर जो बहुत हाई पेइंग सैलरी पे थे, सब वो सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, बहुत सारे राइट। जॉबलेस हो गए। इट्स बेटर कि आप मल्टीपल चीजों को यस। सर उसका अगर अपन कोट कंटिन्यू भी करें, हाँ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, इट्स बेटर देन दी
मास्टर ऑफ वन, उसका Yes. पूरा एक कोट है, लेकिन लोग सिर्फ ऊपर ये 2 लाइन ले लेते हैं। तो वन शुड एक्चुअली फोकस अपॉन मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एज कम्पेयर टू सिंगल टेक्नोलॉजी। Yes. ओके, अभी सर एक और बहुत बड़ी थ्रेट हमें सामने आ रही है एआई को साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, जहां पर डीप फेक्स बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं। कोई मोदी जी की आवाज को कॉपी कर देता है, कोई किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी की इमेज को उठाकर उसकी एक एक्सप्लिसिट वीडियो बना देता है। Correct. इवन आई हैव रेड समवेयर कि मतलब 2049 तक 90% ऑफ दी जो फीमेल्स होंगी उनकी इस टाइप की वीडियोस इंटरनेट पर अवेलेबल होंगी। Sure. मे बी दे आर रियल और डीप फेक, क्योंकि True. सर ये बहुत ही डीप टॉपिक है और इस पे कोई बात नहीं करता, लेकिन सर ये बहुत ही एक शर्मनाक चीज है इंडिया के लिए कि जो बच्चे हैं वो यंग एज में रिलेशनशिप में आ जाते हैं। Yes. दे शेयर देयर एक्सप्लिसिट इमेजेस ओवर इंटरनेट, Correct. और उसके बाद फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब लड़की कितने ही बोल ले कि डिलीट कर दो, लेकिन नहीं करता वो, और कहीं ना कहीं वो मोबाइल चेक भी कर लेगा तो फोल्डर में हाइड कर लिया, कहीं पे हाइड कर लिया, एंड दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस। अब तो टेरा बॉक्स पे भी अपलोड कर देते हैं लोग, Right. एंड दे आर इवन गेटिंग पेड फॉर दैट। तो ये लड़कियों को फंसाते हैं, Sure. दे टेक वीडियोस ऑफ देयर Private parts. एंड देन दे सेल इट ऑन इंटरनेट, Sure. और इस तरीके से पूरे इन्होंने एक बिजनेस बना लिया है। Oh. तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है, और कैसे आप क्या यूथ को एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे कंट्रोल में आएंगे? देखिए, फीमेल्स के लिए, इनफैक्ट मेल्स के लिए भी ये एडवाइस है कि किसी भी हालत में अपने एक्सप्लिसिट वीडियो शेयर करना तो दूर, अपने कैमरे पे भी मत लो। एग्जैक्टली। वाई? क्योंकि सारी एप्स को आप बिना देखे परमिशन दे देते हो, गैलरी का भी एक्सेस है, कैमरा का एक्सेस है, सब कुछ का एक्सेस है। राइट। अब वो ऐप जैसे ही आपने कैमरा से अपना एक्सप्लिसिट फोटो खींच के रख लिया, तो वो उसके डेटाबेस में चला गया है, आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी वो शेयर हो गई है दुनिया के साथ में। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है, आपको फोटो ही नहीं लेना है। सेकंड चीज, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, कितना भी क्लोज हो, कुछ भी हो, तो यू शुड नॉट शेयर इट। थर्ड, जो आपका डीप फेक पे पॉइंट था, डीप फेक के अगेंस्ट गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए। राइट। जिसमें अगर कोई डीप फेक वीडियो या फोटो वगैरह को मैनिपुलेट करता है, तो जिस भी सोर्स से आया है उसको ट्रैक करके उसको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दी जाए। दैट्स इजी फॉर गवर्नमेंट टू डू। तो वो डीप फेक को हटाने के लिए यही एक तरीका हो सकता है। जैसे रेप के लिए हमने स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट करी है, तो इसी टाइप की बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट अगर हमने कर दी। अभी दुबई में क्यों क्राइम्स नहीं होते हैं? क्योंकि वहां पे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। अगर आप चोरी करोगे, आपके हाथ काट देंगे। क्या करोगे? क्या करोगे? कर लो चोरी। खुली भी चीजें रखी हुई है, कोई कुछ नहीं उठाएगा। तो सिमिलरली आपने डीप फेक पे बोल दिया कि अगर करोगे, पकड़े गए, तो आपको 20 साल की जगह सजा है, 15 साल की सजा है। एंड सर, आई डोंट थिंक सो कि सजा से कुछ होगा। दुबई जैसे आपको लाने पड़ेंगे लॉज इंडिया में। हाँ, और इम्प्लीमेंटेशन होना ऐसा नहीं पैसे देके कि पैसे देके छूट जाए। तो अगर आपने वो रोक दिया, तो आई थिंक तभी ये डीप फेक वाले इश्यूज सॉल्व हो पाएंगे। राइट सर, जैसा आपने कहा कि अगर आप आपके कैमरे पर भी फोटोज लेते हो इस टाइप की, तो वो स्टोर हो जाती है। करेक्ट। तो मल्टीपल एप्स है, गूगल एंड जो आपका फेसबुक है एक्सेस लेता है, तो ये लोग बोलते हैं कि आपकी जो पूरा डेटा है वो सेफ है, पूरा एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं हम। तो क्या अगर कोई गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय है, क्या वो इंसान अगर उसके पास एक्सेस है उस डेटाबेस का, तो वो आपके फोटोज का एक्सेस कर सकता है? देखिए, फेसबुक बोलता है नहीं कर सकते हैं, बट वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी एल्स विद आवर प्राइवेट थिंग्स। हमें नहीं पता कि उसके पास जाके एक्चुअली क्या हो रहा है या नहीं। अगर आप फेसबुक या आप अपने फेसबुक की ऐप डालते हो, उसके बाद में आप रिसेंट फोटो आपने लिखा क्लिक किया है, तो आप देखना जैसे ही उसको वो प्रॉम्प्ट करता जाएगा फेसबुक कि ये रिसेंट फोटो आपने क्लिक किया था, आपको इसको शेयर करना है कि नहीं करना है। अगर उसके पास मेरी गैलरी का एक्सेस नहीं होता तो कैसे बताता? एग्जैक्टली। तो आई डोंट थिंक कि ये लोग जो बोल रहे हैं उसमें 100% सच्चाई है। एंड इवन वी नॉट इवन रीड द एंटायर प्राइवेसी पॉलिसी। यस। हम टिक टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, करके आगे बढ़ जाते हैं कि यार ये भी इंस्टा पे, मैं भी इंस्टा पे, कौन पढ़े। करेक्ट। उनका तो सिंपल है, नहीं करना मत यूज करो। यस। हम तो टिक कर आगे जाएंगे। करना है तो करो, नहीं तो मत करो। सिमिलरली आप अपने डेबिट कार्ड के फोटोज, इंटरनेट बैंकिंग के फोटोज, वो सब भी चीजें नहीं रखनी चाहिए आपको फोन। सर, टेलीग्राम बॉट का भी आजकल एक बहुत ज्यादा क्रेज चलता आ रहा है। इस पर्टिकुलर चीज में टेलीग्राम बॉट का बहुत ज्यादा यूसेज हो रहा है। यस। तो और टेलीग्राम के ऊपर इंडिया शायद एक लीगल केस भी किया था। और सर, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा मैं। अभी रिसेंटली व्हाट्सएप पर एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था कि आप अगर हमें इनक्रिप्टेड मैसेज का पूरा फॉर्मेट नहीं दोगे तो हम आपको इंडिया में बैन कर देंगे। बट इवेंचुअली समहाउ वो न्यूज वैनिश हो गई, और अभी वो एनक्रिप्शन का आता है। तो क्या व्हाट्सएप ने एक्सेस दे दिया है? और अगर नहीं दिया है तो क्या इंडियन गवर्नमेंट इतनी वीक है कि व्हाट्सएप के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाई? वी नेवर नो कि एक्चुअली बिहाइंड दी वो क्या हुआ है।
पर्दे के पीछे की क्या है? सच्चाई क्या है ना? तो राइट। वी नेवर नो, बट वी हैव टू बी सेफ विथ आवर डेटा, दैट इज व्हाट आई कैन से, कि आप अपने खुद के फोटोज व्हाट्सएप पे मत डालो, खुद की प्राइवेट इंफॉर्मेशन मत डालो, और पता नहीं कि सच में भी उसने डेटा दे दिया है हाँ, या एग्जैक्टली। नहीं दिया है। अब लिखने को तो कोई भी लिख सकता है लिखने को जहाँ, तो लिख सकते हैं। और केस भी करोगे तो आप अपनी मर्जी से यूज कर रहे हो वो राइट, सारी चीजें। राइट, राइट। प्राइवेसी पॉलिसी में आपने क्या-क्या चीज़ें पे टिक किया है आपको भी नहीं पता। उसके बाद हाँ, प्राइवेसी पॉलिसी में ये भी लिखा हुआ है कि हमारी पॉलिसी अपडेट होती होती रहेगी। रहती हैं, हाँ, और अपडेट भी पढ़ो आप अपडेट अब। पढ़ो और अगर आपको नहीं है तो आप अनइंस्टॉल कर दो। हाँ, आप अनइंस्टॉल करो, रोज़ तो सही ऐसा बात नहीं है, कर फिर फोमो पाओगे। के बीच में जीते रहोगे आप। राइट। सर, आपको क्या लगता है, आप दुबई गए हैं, आपने बहुत सारे ऐसे जहाँ के शेख्स होते हैं उनसे भी आपकी मुलाकात हुई होगी, तो क्या जो रिच माइंडसेट है वो किस तरीके का है, और क्या ये लोग भी टेक्नोलॉजी में इतने इन्वॉल्व है या वो कीपैड यूज करते हैं? क्योंकि आई हैव हर्ड कि मोस्ट ऑफ दी जो बिलियनर्स हैं, दे डू नॉट एक्चुअली यूज सच टाइप ऑफ फोन्स, उनका अलग ही कुछ डिवाइस होता है, एंड दे डू नॉट इवन स्टोर फोटोज ऑन देयर फोन। करेक्ट। तो क्या उस टाइप का पूरा सिनेरियो रहता है? बिल्कुल सही सुना है आपने। बहुत सारे जो रिच लोग हैं, हम्म। वो एक तो स्मार्टफ़ोन यूज़ नहीं करते। ओके। स्मार्टफ़ोन्स हम जैसे डम लोग ही यूज़ कर रहे हैं। हमारा डेटा सारा स्मार्टफ़ोन में एंड दे आर होता है, मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। एंड दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। तो बहुत सारी ये जो बंदे हैं, इनके प्राइवेट फ़ोटोज़ तो ये बहुत कम लेते हैं। कभी लेते भी हैं तो स्मार्टफ़ोन पे नहीं लेते हैं। ओके। उनके फ़ोन्स भी अलग होते हैं जो इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं होते, नहीं बहुत होते। सारे फ़ोन्स। तो पब्लिकली नहीं जाते हैं वो सारी चीज़ें। टेक्नोलॉजी को ये लोग भी यूज़ करते हैं, बट बहुत ही प्रूडेंटली यूज़ करते हैं। राइट। हुँ, और तो सर एक और चीज मैं पॉडकास्ट के थ्रू शेयर करना चाहूंगा और आपका पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगा, कि आजकल हम हमारे फ्रेंड्स को अपना फोन बड़ी आसानी से दे देते हैं, ठीक है भाई है, दे दिया, हुँ, बट आपको नहीं पता कि आपका फ्रेंड किस दिमाग से, एग्रीड, कि क्या उसके दिमाग में चल रहा है। राइट, तो कहीं ना कहीं शायद आपकी जो गर्लफ्रेंड है या कोई भी है, उसके ऐसे फोटोज आपकी गैलरी में है, राइट, आपने उसको नोट्स के लिए दिया है, किसी भी एक्स रीजन के लिए दिया भाई समझ के, और समहाउ उसने वो फोटोज अपने वहां से उठा के और आपकी बातों बातों में फंसा के शेयर कर लिए। तो क्या सर, कितना ट्रस्ट हमें फ्रेंड्स पर करना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए जहां पर हमें बॉर्डर ड्रॉ करनी चाहिए, भाई तू दोस्त है, दोस्त है ठीक है, अगर वो आपके फोन के बेसिस पर आपकी दोस्ती तोड़ रहा है तो आई डोंट बिलीव सो कि वो आपका दोस्त है। एग्रीड, तो आप कहीं ना कहीं आपको एक बॉर्डर और मार्जिन ड्रॉ करनी पड़ेगी जहां पर आप अपने दोस्तों को लिमिट कर सकें। ट्रू, ट्रू। तो आपके इस क्वेश्चन पे सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड के एक्सप्लिसिट फ़ोटो आप अपने फ़ोन पे भी मत रखो, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आपकी गैलरी में भी हैं, तो वो पब्लिकली चले गए हैं। राइट। तो ये है। दूसरी बात ये है कि को आपका फ़ोन में आपका सब कुछ है आज की डेट में, आपके हम्म। पास बैंक का भी उसके अंदर आईडी है, राइट। पासवर्ड है, सारे एक्सेस है। आजकल इस टाइप की ऐप्स भी आ गई है कि अगर आप अपना फ़ोन मुझे देते हो, हम्म। मैं उसके अंदर वो ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ, तो आपके फ़ोन में आगे भी जितने कॉल्स होंगे, हाँ, जितनी चैट्स होगी, वो सब सब मुझे दिख दिखती जाएगी आपको। रहेंगी। राइट। तो अगर कोई आपका दोस्त इस तरह से दोस्ती तोड़ रहा है कि आप हम्म। उसको फ़ोन नहीं दे रहे, तो बेटर है तोड़ दो। तोड़ ले भाई। बहुत प्राइवेट चीज़ है, एंड सही देयर बात शुड है। बी अ लिमिट इन दिस। राइट। हुँ, ऑल्सो सर, जो इस तरीके की चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आई बिलीव सो कि जो लड़कियां हैं उनको भी इसकी तरफ प्रिकॉशनरी होना पड़ेगा, एग्रीड, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट, मतलब आप कितने लड़कों का माइंडसेट चेंज करोगे। ट्रू, तो अपन जैसे लोग जो है, जो कि एक वेल फुलफिल फैमिली से आते हैं, अपन लोगों के माइंडसेट वैसी चीजें आती भी नहीं है, राइट, लेकिन जिन लोगों की चीजों दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं, उनको आप कितना ही समझा लो वो सुधरने वाले नहीं है। करेक्ट, तो कहीं ना कहीं आई बिलीव सो कि लड़कियों को भी इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट इज अ वेरी गुड थिंग एंड वी शुड यस, सपोर्ट दैट, यस, बट कहीं न कहीं एक वुमेन एम्पावरमेंट वाली चीज़ अलग है, ट्रू, और आपकी सेफ्टी और आपकी प्रिकॉशनरी चीज़ अलग है। ट्रू, बहुत सारी लड़कियाँ कम ऑन टू द इंटरनेट एंड से कि वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट, बट देन इवेंचुअली यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। यस, यस। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? मेरा तो यही कहना है कि भले ही आप लड़का हो, लड़की हो, आप अपने एक्सप्लिसिट फ़ोटो मत शेयर करो किसी के साथ। अगर आप लड़का भी हो और आपके एक्सप्लिसिट से हाँ, फ़ोटो नेट पे इमेज तो घूमने लग आपकी गए, भी जाएगी। आपकी इमेज जाएगी, सही जॉब में बात प्रॉब्लम आएगी, है। लोग राइट। बिज़नेस करने में आपके साथ कतराएँगे, है हुँ, ना? अगर आप लड़की हो तो द थिंग्स आर इवन वर्स फॉर यू। एग्ज़ैक्टली, फिर तो उस नज़र से आपको लोग देखने उस लगते हैं। नज़र से लोग देखने लगेंगे। तो राइट। एज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर आपको यू हैव टू मेंटेन सर्टेन बाउंड्रीज़। हुँ, इस हुँ, टाइप के फ़ोटोज़ आपको नहीं शेयर करना चाहिए, दैट हुँ। इज़। और फिर अगर आप शेयर कर रहे हो ये सोच के कि हम बहुत इंडिपेंडेंट हैं, तो यू शुड बी रेडी टू फेस द फेस द कॉन्सिक्वेंसेज़ कॉन्सिक्वेंसेस। देन। राइट। यस। सर, इसी से मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ आया, आप भी कॉलेज लाइफ में रहे। उस राइट, टाइम पर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ एलिमेंट्स या लोग आ जाते हैं जो आपसे लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लेवल पर लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि एफआईआर हो जाती है, सिर फट जाता है। तो जो कॉलेज वाले होते हैं या पेरेंट्स भी होते हैं, उनको एक ही बात से डराते हैं कि अगर तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर हो गई, तो तुम्हें कॉलेज या कोई भी कंपनी जॉब नहीं देगी। तो आप एज़ अ सीईओ इसके ऊपर आपका क्या टेक है?
अगर बाय चांस कोई किसी इंसान को बुली कर रहा है और उसने उसको पलट के थप्पड़ मार दिया या कुछ भी पत्थर उठा के मार दिया, खून निकल गया, उसके अगेंस्ट एफआईआर हो गई, तो उसने सेल्फ डिफेंस में मारा ना, उसका इंटेंशन तो नहीं था कि कल को वो सीईओ का सर जाके फोड़ देगा। राइट। तो क्या एज अ सीईओ ऐसा एचआर वो सिचुएशन को सुनते हैं या फिर उसी टाइम पर जब वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह कुछ लेते हैं उस टाइम पर एलिमिनेट कर देते हैं इंसान को? देखिए मतलब इफ यू टॉक अबाउट ब्रूटल ट्रुथ, हम्म, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो सीईओ चेक के करे। पास, एचआर के पास, कि वो एक्चुअल जाके चेक करे। राइट। वो बस देखेगा कि एफआईआर लगी हुई है तो वो शायद आपको वहीं के वहीं रिजेक्ट कर रिजेक्ट देगा। कर देगा वो। सिमिलरली आप वीजा के लिए जाएंगे दूसरे देश में, वो चेक करेंगे कि आपके पास कितने पेंडिंग केसेस हैं। अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर है तो हम्म। बहुत सारे देश आपके वीजा को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे। ओके। तो आई विल रेकमेंड कि पहले तो दूर रहो इस टाइप के हम्म। एलिमेंट से, कोशिश करके हट जाओ। अगर आप उसको भी समझा सकते हो, उसका भी करियर खराब होने वाला है अगर उसके अगेंस्ट भी कुछ एफआईआर हो गई, कुछ Right. परेशानी हो गई। तो बेटर है कॉलेज में पढ़ने आए हैं, लड़ने लिखाई नहीं कर आए रहे हैं तो पढ़ाई पे ज्यादा कंसंट्रेट करें और लड़ाई नहीं करें। और हम तो बनिए एक चीज सिखाई जाती है कि पत्थर को भी लात मत मारो, हो सकता है कब वो उड़ के तुम्हारी आंख में आ जाए। सही बात तो है, ना, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो कोशिश करके लड़ाइयों से दूर रहो, तुम्हारे लिए Right. भी फायदा है, उसके लिए भी फायदा है। और सर बाय चांस अगर हो जाता है ऐसा केस अनफॉर्चुनेटली, तो उसके लिए क्या फिर अपन कैसे एस्केप कर सकते हैं उस चीज से? आई थिंक इट्स वेरी हार्ड। कंपनीज, ओके। बहुत सारी कंपनीज शायद आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगी ओके। और देन यू हैव टू कन्विंस द एचआर। हो हम्म। सकता है एचआर आपकी बात माने, हो सकता है नहीं माने। तो पापा ही गले में बैठना ही ऑप्शन है। या तो फिर फुल टाइम घुटने बन जाओ। यस सही या बात। फिर खुद का बिजनेस खोल खुद का के। बिजनेस खोल लो, फंडिंग तो खैर मिल जाएगी, आई थिंक सो। है ना? पर आजकल उसके लिए भी केवाईसी चेक होती है। ओ। तो जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सारे आपके केवाईसी चेक करेंगे टू और कीप द क्लियर इमेज। हाँ, और चेक करेंगे आपके अगेंस्ट कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा है। राइट। So that is it, sir. And it was truly amazing talking to you. थैंक यू। And literally, I have learned a lot of things. And I truly expect and wish that audience भी इस podcast को लास्ट तक देखे, क्योंकि काफी सारी चीजें आपने कवर करी हैं इस टॉपिक में। एंड आई डू नॉट थिंक सो कि कोई भी ऐसा पॉडकास्ट होगा इंटरनेट पर जिसने इन डेप्थ इतने सारे टॉपिक्स कवर करे होंगे। बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज बिफोर टॉकिंग टू यू एक्चुअली, कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। देन आई हैव रेड द कमेंट सेक्शंस कि अच्छा इनको इस टाइप के रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली मैंने सारे क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। ग्रेट। सो दैट इज वाई आपको अगर आपका टेक करियर बनाना है, ब्लॉकचेन, एआई, बीट एनीथिंग, इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखें। एंड दिस वाज मिस्टर आलोक अग्रवाल। थैंक यू। सी यू इन द अनदर थैंक यू वेरी पॉडकास्ट। मच। थैंक यू। बट बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। आई होप आपकी ऑडियंस को भी कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली लाइक एंजॉयड अ लॉट टॉकिंग टू बिल्कुल। ऑल्सो सर की लिंक्डइन आईडी हम यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। और इफ एनी फ्यूचर में अगर क्विज ग्लोबल टेक्नोलॉजीज हायर करती है, तो विद द रेफरेंस ऑफ अलर्ट कोड एंड लाइफ एसेंशियल्स, यू कैन refer yourself through us and you can eventually get to the Absolutely. Would be more than company. happy to entertain. Yeah, that's Thank it you. guys, thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you, Batuk.